अस्सलाम वालेकुम। नावल ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल इश्क सिर्फ तुम बाय फ़ायज़ा अहमद का ये किस्त नंबर 3 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। तुम गई नहीं? ज़ीनिश ने चाय बनाती ज़रवा से मसनूई मुस्कान से पूछा। नहीं, वो रात देर हो गई थी इसलिए नहीं गई। तुम्हारे लिए भी निकालूं चाय? ज़रवा ने हल्की सी मुस्कान से इसे जवाब देते हुए आखिर में चाय की ऑफर दी, जिस पर ज़ैनी ने गुस्से भरे नज़रों से इसकी पुश्त को देखा। नहीं, मुझे इस टाइम चाय पीना पसंद नहीं। वैसे भी चाय से मुंह पर बहुत से पिंपल्स आ जाते हैं। तुम भी कम पिया करो। देखो ना, अब एक तो तुम पहले से ही इतनी सांवली हो और ऊपर से चाय पी पी कर तुमने चेहरे पर पिंपल निकलवा लिए हैं। ज़ैनी ने मुंह बनाते हुए इससे मुस्कुरा कर कहा, जिस पर ज़रवा की हल्की सी मुस्कान में ढले होंठ सुकड़े थे। ज़रवा ने पलट कर इसके साफ और खूबसूरत चेहरे को देखा। ठीक कह रही है तुम, अब से कम ही पिया करूंगी मैं भी। ज़रवा ने मसनूई मुस्कान से सर हिलाते हुए कहा, हाँ अब से ना कुछ ज़्यादा ख्याल रखना अपनी स्किन का। कुछ दिन बाद ही तो निकाह का फंक्शन है, इस पर ये पिंपल्स वाला चेहरा लेकर आओगी तो अच्छा थोड़ी ही लगेगा। ज़ैनी ने एक अदा से अपने डार्क ब्राउन बाल पीछे करते हुए कहा। ज़रवा चौंकी। किसके निकाह का फंक्शन होने जा रहा है? ज़रवा ने जर चेहरे से इससे हैरत से पूछा। अरे यार, मेरा और अजमार का निकाह आज से 15 दिन बाद ही तो है। लगता है तुम्हें किसी ने नहीं बताया। अच्छे से तैयार होकर आना। तुम जानती हो ना, मैं अजमार को शुरू से ही बहुत चाहती आई हूँ। बचपन से वो बस मेरा है और इंशाल्लाह मेरा ही रहेगा। ज़ैनी स्पार्ट तासरात से इसे अच्छे से बावर करवाती हुई किचन से चली गई थी। पीछे वो साकित सी पोजीशन में खड़ी हर चीज़ से गाफिल हो गई थी। इसके इर्द गिर्द सिर्फ यही बाज़गश्त हो रही थी। आज से 15 दिन बाद हमारा निकाह है। मैं इसे बचपन से ही चाहती आई हूँ। ज़ैनी के कहे अल्फाज इसके इर्द गिर्द चकरा रहे थे जब वो सर थामती लहरा कर नीचे गिरी। ज़रवा! अजमार भागता हुआ इस तक आया था। वो गिरती हुई ज़रवा को देख चुका था। खिड़की से वो भागता इसके करीब आया था, जो होशो खुद से बेगाना हो चुकी थी। ब्लैक शीशों वाली चादर इसके सर से सिरक गई थी। ज़रवा, क्या हुआ है तुम्हें? ज़रवा, होश में आओ। अजमार ने इसे अपनी गोद में लेते हुए चिल्ला कर कहा। इसकी आवाज़ दादी नवीन और मुबीन भी किचन में भागती हुई आई थी। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? दादी ने बुखलाते हुए इससे पूछा, जो उजलत में इसे अपनी गोद में उठाता बिना किसी को कुछ कहे जल्दी से इसे जुल्फकार साहब के कमरे में लेकर गया था। पीछे वो दोनों भी गई थी। मुबीन ने हैरत से अपने बेटे की पुश्त को देखा था। वो तो कभी ऐसा रिएक्शन नहीं देता था, फिर आज कैसे इस लड़की के बेहोश होने पर इतना परेशान क्यों हुआ था वो? मुबीन ने हैरत से सोचा, लेकिन कोई सर पैर इन्हें नहीं मिला। वो भी इनके पीछे आ गई। अजमार इसे जुल्फकार साहब के बेड पर लिटा चुका था। अजमार बेटे, क्या हुआ है इसे? जुल्फकार साहब ने सख्त परेशानी से सबसे पूछा, जो खुद नहीं जानते थे इसे क्या बताते। चाचू प्लीज बाद में पूछ लीजिएगा, पहले आप इसे चेकअप तो करें कि ये खड़े खड़े बेहोश क्यों हो गई है। अजमार की तेज आवाज पर वो सर हिलाते हुए जल्दी से इसे चेकअप करने लगे। अजमार की नजरें सिर्फ इसके चेहरे पर थी, जिसका जर्द चेहरा इन्हें अंदर से चीर रहा था। आखिर इस मासूम सी लड़की को क्या है? ये क्यों परेशान रहती है इतना? अजमार की नजरें एक पल के लिए भी ज़रवा के चेहरे से नहीं हटी थी, जो मुबीन को बार बार ठटका रही थी। दादी इसके सरहाने बैठी ज़रवा पर कुछ पढ़ पढ़कर फूंक रही थी। क्या हुआ है इसे? अजमार ने संजीदगी से चाचू से पूछा, जिनके चेहरे पर परेशानी वाले तासरात नुमाया थे। कुछ नहीं बेटे, बस कमजोरी से बेहोश हुई। ये खाना भी तो नहीं खाते टाइम पर आजकल के बच्चे। जुल्फकार साहब ने अपना फर्स्ट एड बॉक्स बंद करते हुए कहा। इन्होंने अपना लहजा नॉर्मल ही रखने की कोशिश की थी, जो अजमार की ज़रीक निगाहों से भांप लिया था। अजमार, जाओ खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुबीन ने इसका बाजू पकड़ते हुए मुखातिब किया। मोम, मुझे ज़रा भी भूख नहीं है। इसने बेड के सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए बेतासुर लहजे में कहा। हाँ, नजरें सिर्फ और सिर्फ ज़रवा पर ही थी। उफ, ये लड़का एक दिन हमें पागल कर देगा। मुबीन झुंझला कर कहती हुई रूम से गुस्से से चली गई थी। नवीन ने तासुफ से मुबीन की पुश्त को देखा और फिर किचन से ज़रवा के लिए जूस वगैरह लेने चली गई। दादी और जुल्फकार साहब ज़रवा के पास ही बेड पर बैठे हुए थे। वो हाथ की मुट्ठी बनाते होंठों पर रखे गहरी नज़रों से ज़रवा के चेहरे का जायजा ले रहा था। इसके चेहरे के इस वक्त स्पार्ट से तासरात थे। कोई नहीं कह सकता था इसके दिमाग में क्या चल रहा था। ओ माम प्लीज़, आपको मेरे लिए वो कम शक्ल लड़की ही मिली थी। आई एम सॉरी मॉम, मैं इससे हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। माज ने मुंह बनाते हुए गुस्से से कहा। मुंह बंद रखो अपना। तुमसे किसी ने राय मांगी है? और जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हें इस तरह की मासूम लड़की ही सूट करेगी। शाइस्ता ने इसे तीखी नज़रों से देखते हुए गुस्से से कहा। मॉम प्लीज़। माज ने सोफे पर धड़ाम से बैठते हुए दोबारा इनसे इल्तिजा की।
تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے اور مائنڈ بنا لو. شادی تو میں تمہاری ذروہ سے ہی کرواؤں گی. ایک تو میری بھتیجی ہے، اوپر سے انتہائی اچھی بچی ہے. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اتنی لائق فائق پورے خاندان میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے. شائستہ بیگم نے سیک کاٹتے ہوئے کہا. اوکے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے پاپا سے 1 لاکھ نہ لے کر دیے تو میں عین ٹائم نکاح سے انکار کر دوں گا. معاذ نے سیب کی کاش کھاتے ہوئے منہ بناتے ہوئے، مل جائیں گے تمہیں پیسے، منہ بند رکھو اب اپنا. شائستہ نے لاپرواہی سے کہا. معاذ نے منہ بسوڑا اپنی عزت افزائی پر. رات کو جو مہمان آئے تھے انہیں جگائی بیٹا؟ چودھری رحمت نے ناشتہ کرتے ہوئے زینب سے پوچھا. جی دادا ابو، میں اٹھا آئی ہوں، وہ آ رہے ہیں. زینب نے جوس پیتے ہوئے کہا. کون مہمان دادا جی؟ اس نے ان سے حیرت سے پوچھا. بیٹا مسافر تھے، راستہ بھٹک گئے تھے، وہ تو میں انہیں ساتھ لے آیا. چودھری رحمت نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے جواب دیا. دادا ابا، آپ جانتے ہیں آج کل کے حالات کتنے خراب ہیں، کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ کوئی چور ڈاکو بھی تو ہو سکتے تھے، یا پھر پتہ نہیں وہ کس بری نیت سے آئے ہوں ہمارے گھر. اس نے چائے پیتے ہوئے تعصب سے کہا تھا. السلام علیکم، ہارون نے ان کی طرف آتے ہوئے اونچی آواز سے کہا تھا، جس پر چائے پیتا منیب اس کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اسے دیکھ کر وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. وہ لڑکی اس کے گھر تھی اور اس نے کل سے آدمی کو ٹکوا دیا تھا اس چہرے کی تلاش میں، اور وہ لڑکی اس کے سامنے تھی، اس کے گھر میں. چودھری منیب نے حیرت کی زیادتی سے منہ بھینچے. وہ چہرہ تو تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، ایک دم چمکتا ہوا روشن چہرہ. وہ گھائل ہو گیا تھا اس کے حسن سے. وہ دونوں بیٹھ چکے تھے ناشتے کی ٹیبل پر، لیکن وہ بت بنا کھڑا اس پر نظریں جمائے ہوئے کھڑا تھا. جو زینب کا نیلا سوٹ پہنے، اونچی پونی بنائے، بہت پیاری لگ رہی تھی. یہ لڑکی صرف میری ہے. چودھری منیب کے دل نے ہولے سے شدت سے کہا. آپ بھی بیٹھ جائیں مسٹر. ہارون نے اسے دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے سے کہا، جو کب سے اس کی بیوی پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا، زہریلی نظروں والا. ہارون نے دانت پیستے ہوئے سوچا. چودھری منیب اسے گھورتا ہوا واپس بیٹھا تھا. ذلے جلدی کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے. ہارون نے ذلے کو دیکھتے ہوئے اجلت دکھائی، جو چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھا رہی تھی. چائے تو ختم کر لوں پہلے، ذلے نے ناک چڑھا کر کہا. اس کی یہ ادا سامنے بیٹھے منیب بٹ کو بہت بھائی تھی. منیب چودھری کو بہت بھا گئی تھی. وہ چائے کی گھونٹ لیتا اسے دیکھ رہا تھا. پہلی بار کوئی لڑکی اس کے دل کو لگی تھی. چودھری صاحب جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا بہت خیال رکھا، ہمیں پناہ دی. ہارون نے چودھری رحمت سے مسکراتے ہوئے کہا. بیٹا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پردیسی ہیں اور پردیسیوں کا خیال رکھنے سے رب سونا خوش ہوتا ہے. ہمیں تو خوشی ہوئی آپ کی خدمت سے. چودھری رحمت نے اپنے نرم لہجے میں اس سے کہا. وہ مسکرایا تھا ان کے اچھے اخلاق پر. چلیں ذلے، اس نے ذلے کو مخاطب کیا جو زینب سے مل رہی تھی. ذلے سر ہلا کر چلی تو اس کے پیچھے وہ دونوں چودھری رحمت کی گاڑی پر جا رہے تھے واپس. چودھری منیب نے سرد نظروں سے ہارون کو دیکھا جو ذلے کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف بڑھ رہا تھا. تو یہ ہے وہ لڑکا جس کا حلیمہ بتا رہی تھی. چودھری نے تیکھے پن سے سوچا. کیا ہوا تھا آپ کو؟ ازمار نے رات کے اس پہر اس کے ہوش میں آنے پر سپاٹ سے لہجے میں پوچھا. وہ ذلے کے کمرے میں تھی. میں یہاں کیسے آئی؟ ذروہ نے حیرانی سے اس سے پوچھا. میں لایا تھا چاچو سے پوچھ کر آپ کو ذلے آپا کے کمرے میں، ازمار نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا. ذروہ نے چونک کر اس کا گمبھیر لہجہ سنا. میں ٹھیک ہوں، اب آپ جائیں. ذروہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا. کیا ہوا تھا آپ کو؟ کس بات کی ٹینشن ہے آپ کو؟ ازمار نے اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے پوچھا. نظریں اس کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی. ذروہ کی آنکھوں سے آنسو بہا تھا. وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر اس کے لیے فکر مندی چھائی ہوئی تھی. وہ ایک دم اس کے سینے سے لگی. اب وہ بے آواز آنسو سے رو رہی تھی. ازمار کا دل زور سے دھڑکا تھا اسے اپنے سینے میں منہ چھپا کر روتے ہوئے دیکھ کر. ذروہ، آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ٹیل می. ازمار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا. ازمار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا. ذروہ نے چونک کر اپنی حالت دیکھی. وہ بنا دوپٹے کے اس کے بے حد نزدیک تھی. وہ جلدی سے پیچھے ہوتی اپنی چادر پکڑ کر اوڑھ چکی تھی. اب نظریں جھکائے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ازمار کو اپنا دیوانہ بنا گئی تھی. ازمار نے اپنے ہونٹ اس کی شیشوں والی چادر پر رکھے تھے. ذروہ جلدی سے بیڈ سے کھڑی ہوگی. آپ میرے کمرے سے جائیں. ذروہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا. ازمار مسکرایا تھا اس کی احتیاط پر. مسز ذروہ، آپ کے آرام کے خیال سے جا رہا ہوں، ورنہ ازمار کب کسی کی مانتا ہے. ازمار کے لہجے میں اس کے لیے شدت تھی جس سے ذروہ بھانپ گئی تھی. اس لیے اس نے ہونٹ بھینچے تھے. وہ اس کے سامنے آ رکا تھا. اس کے چہرے کے نقوش دیکھتے اس کی آنکھوں نے پل میں ہی کئی روپ بدلے تھے محبت کے. اس کی آنکھیں اس کے ہر تاثر پر رنگ بدلتی تھی. یہ ایک خاص گفٹ تھا جو اسے اللہ نے عطا کیا تھا.
ابھی اس کی آنکھیں ہلکی گرین تھی جو صرف ذروہ کے لیے محبت میں کئی رنگ بدلتی تھی۔ اس کے عام نقوش ازمار کو دنیا کے سب سے خوبصورت نقش لگتے تھے جو زینش جیسی لڑکی سمجھنے سے ہی جو صرف شکل و صورت سے پیار کرتی تھی۔ جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، ازمار نے پل دو پل اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ پھر دل کہنے پر وہ ہلکا سا جھکتا اس کے آئی برو پر ہونٹ رکھتا ہوا جا چکا تھا۔ ذروہ کو ساکت چھوڑے۔ ذروہ نے مرر کے سامنے اپنا چہرہ دیکھا جو زرد سے سرخ ہو چکا تھا کسی کے لمس پر۔ ذروہ کی آنکھوں میں آنسو جبکہ ہونٹوں پر ایک انجانی سی مسکراہٹ کھلی تھی جس پر وہ خود بھی چونک کر اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ چکی تھی۔ ازمار! ذروہ کے ہونٹوں سے صدا نکلی تھی۔ ہارون نے چونک کر اپنے پیچھے آتی گاڑی کو دیکھا جو کافی دیر سے انہیں فالو کر رہی تھی۔ ہارون نے اب سنجیدگی سے اس سفید گاڑی کو دیکھا تھا۔ یہ گاڑی وہ پہلے دیکھ چکا تھا لیکن کہاں؟ ہارون نے الجھ کر سوچا۔ پھر ضلع کو دیکھا جو اس کے کندھے پر سر رکھے دنیا جہاں سے غافل بس نیند میں گم تھی۔ یہ کہیں اس حلیمہ کے تو بندے نہیں ہیں؟ ہارون نے پرسوچ نظروں سے پیچھے دیکھتے ہوئے خود سے کہا۔ یہ میڈم اب اپنی نیندیں پوری کر رہی ہے اور مجھے ساری رات نہیں سونے دیا۔ ہارون نے سر جھٹکتے ہوئے بڑبڑایا پھر ضلع کو دیکھا جو اس کا کندھا جکڑے معصوم سا چہرہ بنائے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تبھی وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ ضلع اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں گاؤں، ہارون نے اس کا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ضلع نے اسے گور کر اپنی آنکھیں دوبارہ موندی لیکن ہارون کی کونی مارنے پر اٹھی تھی اور اسے گورا پھر انگڑائی لیتے ہوئے باہر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ اب اپنے کیمپس میں آ گئے تھے۔ ڈرائیور انہیں اتار کر جا چکا تھا۔ ضلع سیرت اور باقی فیمیل ڈاکٹر سے مل رہی تھی تو ہارون باقی سب کو سچویشن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ راستہ بھول گئے تھے۔ ہارون اب اندر چلا گیا تھا۔ اسے پینڈنگ کام نپٹا کر یہاں سے نکلنا تھا۔ بس یار، مجھے تیرنا تو آتا تھا لیکن اس ٹائم میں ڈر کر بھول ہی گئی تھی۔ ضلع نے ڈاکٹر ابیل کو دیکھتے ہوئے سیرت سے کہا۔ تمہیں کب تیرنا آتا ہے؟ تم نے ایک بار خود ہی تو کہا تھا تمہیں تیرنا وغیرہ نہیں آتا۔ سیرت نے خود سے اسے پوچھا تھا جو ڈاکٹر ابیل کے سامنے شوخی مارنا چاہ رہی تھی لیکن سیرت کی مداخلت پر دانت پیستی ہوئی رہ گئی۔ ڈاکٹر ضلع کو سب کام آتے ہیں، تیرنا بھی آتا ہے، تمہیں میں انہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ ڈاکٹر ضلع نے ناک چڑھاتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ رابیل نے سر جھٹک کر اپنے دوسری ساتھی ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوگی۔ ضلع نے غور سے رابیل کو دیکھا جو ہارون کی طرح ہی سرجن تھی اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کے شہد رنگ بال کمر تک آتے تھے۔ وہ ہمیشہ ماڈرن لک میں ہی رہتی تھی۔ ضلع پر پہلی بار انکشاف ہوا تھا اسے اس حسین بلا سے ڈاکٹر ہارون کو دور رکھنا چاہیے۔ ضلع نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے سوچا تھا۔ ذروہ اس کے جانے کے بعد ذرا بھی نہیں سوئی تھی۔ کبھی ٹہلتی تو کبھی بیٹھ جاتی۔ کیا کروں میں اللہ؟ اب تو ہی کوئی راستہ دکھا مجھے۔ ذروہ نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی تھی۔ میں کس کو بتاؤں؟ ذروہ نے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے اللہ سے پوچھا۔ نماز سے اس کا دل مطمئن سا ہوا۔ بالوں کی چوٹی کس سے بنواؤں میں؟ ذروہ نے ہاتھ میں کنگھا لیتے ہوئے خود سے پوچھا۔ اس کی چوٹی ہمیشہ نادیہ ہی بناتی تھی، اسے نہیں آتی تھی یہ چوٹی وغیرہ بنانا۔ چچی سے کہتی ہوں، وہ بنا دیں گی۔ ہاں، وہ کہتی ہوئی پلٹی تھی جب ٹھٹک کر رکنا پڑا تھا اسے۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ تازہ شاور لے کر آیا تھا وہ۔ بال گیلے تھے ابھی اس کے۔ وائٹ ہاف سلیو شرٹ پہنے جس پر اس کے مسلز بہت ہی نمایاں تھے۔ وہ اپنی ڈارک گرین آنکھیں اس پر جمائے بے فکر سے انداز میں کھڑا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں میرے روم میں؟ ذروہ نے جلدی سے اپنی بلیک چادر اٹھاتے ہوئے اس سے حیرت سے پوچھا تھا۔ آپ کو دیکھنے۔ اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ازمار کا جواب اس کی چادر لیتے ہوئے ہاتھ ساکت کر گئے تھے۔ کیا مطلب؟ ذروہ نے اپنے سامنے اپنے الجھے بال پیچھے کرتے ہوئے معصومیت سے اس سے پوچھا۔ ازمار کا دل اس کے بے بس سے باہر ہو رہا تھا اس کے بالوں کو دیکھ کر۔ پھر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ لڑکی بہت خاص تھی جو اس کے سامنے بھی چادر سر سے اترنے نہیں دیتی تھی۔ وہ لڑکی خاص ہی تو تھی جسے سب کی پرواہ تھی لیکن اس کی کسی کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں۔ ازمار اب اس سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا اس کے چہرے کو اپنی لو دیتی نظروں سے دیکھتا کسی اور ہی جہاں میں تھا۔ آپ پلیز اس طرح مت دیکھیں اور جائیں یہاں سے۔ اگر کوئی آ گیا تو مجھے اچھا فیل نہیں ہوگا۔ ذروہ نے اس کی نظروں سے پگھلتے ہوئے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ازمار عدیل کو کسی کی کیا پرواہ؟ ازمار نے اس کے ہاتھ سے کنگھا پکڑتے ہوئے سہج سے لہجے میں کہا۔ ذروہ نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں پر دیکھا۔ وہ اب اس کا رخ پلٹ چکا تھا مرر کی طرف۔ اس کے سر سے چادر سرکا کے وہ اس کے بال اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کر چکا تھا۔ ذروہ کے ہونٹ نیم واو ہوئے تھے ازمار کی حرکت پر۔ وہ کیسے جان لیتا تھا اس کی بنا کہے بات؟ ذروہ کے دل میں یہ بات آئی تھی، اسے تو آج تک کسی نے اتنی توجہ نہیں دی تھی، پھر یہ کیوں اتنی عادتیں خراب کرنا چاہتا تھا؟
इसके होंठों पर नजरें जमाए जरवा ने सोचा, वो इंसान इंतहा का खूबसूरत था, फिर वो कैसे इसकी इतनी केयर करता है? मुझ में तो कुछ खास भी नहीं है, फिर क्यों ये मेरी तरफ आता है? जरवा ने बेचारगी से सोचा। अजमार के होंठ हल्की सी मुस्कान में ढले थे। जरवा की नजरें अपने चेहरे पर जमी देखकर वो इसके बालों में कंघी कर चुका था और अब पोनी को हाथ में लेकर इसके बालों में पोनी समेट चुका था, इसके बाल पोनी में समेट चुका था। अब चोटी बनानी तो इसे आती नहीं थी। अजमार ने इसका रुख अपने सामने किया। मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। मुझे वेट करना पसंद तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये करना ही पड़ेगा माई हार्ट। इसके होंठों के अपने कानों में सरगोशी इसे हिला गई थी। इसके होंठ इसके कान की लो से मस हुए थे जो जा चुका था इसके सर पर चादर दुरुस्त करता हुआ, लेकिन जरवा को अपने हिसार में हमेशा के लिए कैद कर दिया था, जिससे रिहाई मौत तक मुमकिन नहीं थी। जरवा ने अपने कान की लोक को अपनी उंगली से छुआ, फिर वो रोई थी। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जरवा ने आहिस्ता से सरगोशी की थी अपने अल्लाह से, जो बेशक सुनने वाला और जानने वाला है। नादिया ने हैरत से हाजरा दादी की बात सुनी, जो कह रही थी कि इन्होंने जरवा का रिश्ता माँ से तय कर दिया है। अम्मा, आप मुझसे पूछे बगैर ये कैसे कर सकती हैं? जरवा का रिश्ता हमने तय कर दिया है अपने जानने वालों। नादिया ने बौखलाते हुए जल्दी से कहा था। अरे वो हमारी बच्ची है ना कि इस इद्रीस की, जो हमारी बच्ची का रिश्ता कराएगा। इसका बाप अभी जिंदा है, इसकी जिंदगी का फैसला करने वाला। बहरहाल जरवा की शादी माँ से ही होगी, वो इसकी उम्र का है और सबसे बढ़कर अपना है, तो ये रिश्ता शाइस्ता के घर ही होगा। समझा देना अपने मियाँ को, हाजरा बीबी ने कहकर फोन रख दिया था, जबकि नादिया चकरा कर रह गई थी कि अब क्या करेगी। वो तो पिस कर ही रह गई थी हालात की चक्की में। उफ, थक गई मैं तो, जुलेखा ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, जो कमरे में आते हारून ने हैरत से सुना। डॉक्टर जुलेखा, आपने आई थिंक 5 पेशेंट को चेक किया है, इतने से ही आप थक गई हैं? हारून ने आईब्रो उचकाते हुए इससे कहा। तो मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट थोड़ी हूँ। कल का सारा दिन तो तुम बगाते रहे और ना ही रात को चैन की नींद लेने दिया, और आते ही काम पर लगवा दिया। तो मैं थकूंगी नहीं तो फ्रेश होंगी क्या? जिले ने अपने मखसूस लड़ाका अंदाज में कहा। हारून ने तंग कर इसे देखा। तो मैडम, आपसे किसने कहा था नहर में स्विमिंग करते हुए सेल्फी बना? हारून ने माथे पर बल डालते हुए इससे हिसाब बराबर किया था। मैं गिर गई थी, सेल्फी नहीं ले रही थी। जिले ने हैरत से इसे देखते हुए बावर करवाया था। एक ही बात है मैडम, हारून ने नाक चढ़ाकर कहा। अब अगर आपने अपनी थकन उतार ली हो तो आ जाए, अपने पेशेंट को चेक कर ले, हमने शाम तक सारा काम मुकम्मल करके निकलना है। हारून इसे ऑर्डर देता हुआ चला गया था। उफ, इस इंसान के नीचे मुझसे शहीद हो जाएंगे। जबान हाथ जितनी लंबी है, जिले ने बुनबुनाते हुए गुस्से से कहा। लेकिन आपसे फिर भी एक हाथ छोटी है और आपकी तो 2 हाथ जितनी लंबी है। हारून पलट कर कहता हुआ, बल्कि इसे तपाता हुआ जा चुका था। जिले ने गुस्से से तकिया जमीन पर फेंका था। जब वो बाहर आई तो डॉक्टर राबील के साथ खड़ा कुछ बातें कर रहा था, जो जिले को तपा गई थी। डॉक्टर हारून एंड राबील, क्या आप दोनों के पेशेंट जा चुके हैं? जो आप दोनों यहाँ फुर्सत से गुफ्तगू कर रहे हैं, बेहतर होगा अगर आप दोनों अपने काम पर तवज्जो दें तो। जिले कुछ देर का बदला चुकाती अपने पेशेंट की तरफ जा चुकी थी, जबकि हारून ने इसकी पुश्त को तासुफ से देखा था। इस लड़की के सुधरने के चांसेस बहुत कम थे। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं, जरवा ने इसे हैरत से पूछा, जो आज इसे गाड़ी में लेकर निकला था। आपको किसी और दुनिया में लेकर जा रहा हूँ, अजमार ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। व्हाट, क्या मतलब है आपका? जरवा ने इसे देखते हुए हैरत से पूछा। आपको नाश्ता करवाने ले जा रहा हूँ माई हार्ट, अजमार की तरफ से जवाब निहायत इत्मीनान से आया था। पर क्यों? मैं घर जाकर कर लेती, और प्लीज़ आप मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया करें तो बेहतर होगा। जरवा ने इसे घूरते हुए कहा। बस मेरी मर्जी, जवाब फिर इत्मीनान से आया था। जरवा जवाबन कुछ बोलती कि जब अजमार का सेल रिंग हुआ था। हाँ हसीब, कंसर्ट आज रात को ही होगा, तुम दोनों तैयारी रखो अपनी, और हाँ टिकट 5000 की बेचना, इससे कम की नहीं। अजमार ने कहकर फोन बंद कर दिया और इसे देखा, जो नीम व होंठों से इसे ही देख रही थी। आपको कुछ कहना है? अजमार ने इसे देखते हुए संजीदगी से पूछा। आदिल चाचू को ये सब पसंद नहीं है, नाच गाना। जरवा ने हैरत से निकलते हुए इसे पावर करवाया। आई डोंट केयर, अजमार ने स्टीयरिंग पर उंगलियां बजाते हुए बेतासुर लहजे में कहा। जरवा ने जवाबन इससे तासुफ से देखा। यहाँ इस दुनिया में आपको जीने नहीं देगा, आपको खुद को कोशिश करनी होती है यहाँ रहने की और अपनी मर्जी से जीने की, वरना दुनिया दबे हुए को और दबाती है। अजमार की गहरी बात इसके पल्ले नहीं पड़ी थी। जरवा सर झटकते हुए बाइक की तरफ मुतवज्जा हुई थी। वो इसे ओपन रेस्टोरेंट में लेकर आया था, जहाँ अभी इतना रश नहीं था।
شاید وہ اسی لیے یہاں لے کر آیا تھا. پرسکون سا ماحول تھا, آس پاس گرینری تھی, دور سرسبز پہاڑ وغیرہ نظر آ رہے تھے. یہ ماحول ذروہ کو اپنا آئیڈیل لگا تھا. اسے نیچر بہت متاثر کرتی تھی. کیا کہو گی تم؟ ازمار نے اس کے چہرے پر خوشی تلاش کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں پوچھا. کچھ ہلکا پھلکا سا, ذروہ نے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا. اس نے سر ہلاتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جو اسے سب سے خاص لگتا تھا. ازمار ویٹر کو بلاتا اپنا آرڈر نوٹ ہی کروا رہا تھا جب 3 کالج کی لڑکیاں اس کے پاس اشتیاق سے آئی تھی. آپ ہی ازمار عدیل ہے نا جو سنگنگ کرتے ہیں؟ ان میں سے ایک لڑکی نے ایکسائٹڈ سے انداز میں اس سے پوچھا تھا. ذروہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جو چہرے پر مغرور سے تاثرات سجائے بیٹھا تھا. نو, ازمار نے بیزار سے لہجے میں کہا, جبکہ ذروہ نے چونک کر اسے دیکھا کہ اس نے یہ کیوں کہا. لیکن آپ تو وہی ہیں. اب کی دفعہ دوسری لڑکی نے یقین سے کہا. اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں وہی ہوں تو کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ازمار نے انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. پلیز آپ ہمیں اپنا آٹوگراف دے دینا, ہم آپ کی بہت بڑی فینس ہیں. اب کی دفعہ پہلی والی لڑکی نے دوبارہ سے کہا. ازمار نے زچ ہوتے ہوئے ذروہ کو دیکھا جو دلچسپی سے گرلز کو دیکھ رہی تھی. آپ میری وائف سے پوچھ لیں, اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ازمار نے ذروہ کو دیکھتے ہوئے ان گرلز کو کہا تھا. ان لڑکیوں کی اب نظر پڑی تھی ذروہ پر جس کے چہرے پر بہت پیارے سے تاثرات تھے. او, کیا یہ آپ کی وائف ہیں؟ تیسری لڑکی نے اس سے اشتیاق سے کہا تھا. ازمار کی آنکھوں سے چاہت جھلکتی تھی جو ذروہ کو حیرت میں ڈال گئی تھی. میم پلیز آپ سر سے کہیں نا ہمیں آٹوگراف دے دیں. پہلی والی لڑکی نے اس سے مسکراتے ہوئے درخواست کی تھی. ازمار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی ذروہ کے ایکسپریشن دیکھ کر. ذروہ نے اسے دیکھا جو تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے اسے اتنی توجہ سے دیکھ رہا تھا کہ ذروہ کی آنکھوں میں اس کے لیے عشق کے دیپ جلے تھے. وہ ان لڑکیوں کو بھولے ایک دوسرے کو عشق سے دیکھتے کہیں اور ہی پہنچ چکے تھے. وہ لڑکیاں مسکرائی تھیں. سچ میں آج پہلی بار حقیقت میں عشق دیکھ رہی ہوں میں. تیسری لڑکی نے ذروہ کے عام نقوش سے جھلکتا عشق دیکھ کر کہا. لائیں ادھر نوٹ بک. ازمار نے بنا اس سے نظریں ہٹائے اب لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا. وہ آٹوگراف لے کر جا چکی تھی. کھانا کھاؤ مائی ہارٹ. ازمار کی دھیمی آواز پر وہ واپس حقیقت کی دنیا میں آئی تھی. ذروہ نے جھٹ سے اس سے نظریں ہٹائی تھی اور کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تھی. اس نے اس کے لیے ہاف فرائی ایگ, بریڈ اور اورنج جوس منگوایا تھا. اسے کیسے پتا ناشتے میں یہ سب کھاتی ہے؟ ذروہ نے حیرت سے سوچ کر بنا اسے دیکھے ناشتہ شروع کیا تھا. وہ ناشتہ نہیں کر رہا تھا, وہ بس اسے دیکھ رہا تھا. اس کی ڈارک گرین آنکھیں اب ہلکی سی گرین ہو گئی تھی. ذروہ اس کی آنکھوں کی گرمائش خود پر محسوس کرتی ہوئی گھبرا گئی تھی. اتنی محبت کب کسی نے دی تھی اسے؟ مین روڈ سے گاڑی میں بیٹھا ملک منصور ہونٹ بینچے دونوں کو دیکھتا ضبط سے مٹھیاں بینچ کر رہ گیا. چلو, اس نے سخت آواز پر ڈرائیور سے گاڑی جلدی سے آگے بڑھائی تھی. وہ ساری ٹیم گاڑی میں بیٹھی واپس اپنے شہر جا رہی تھی. ضلع کب سے ہارون کو گھور رہی تھی جو ڈاکٹر ضلع سے کسی فائل کو کھولے ڈسکس کر رہا تھا. اس فائل لومڑی سے ہر وقت چمٹا رہتا ہے, اسی لیے تو بہت خوش ہوا تھا میری خلا والی بات پر. ضلع نے ہونٹ بھینچتے ہوئے غصے سے سوچا. ڈاکٹر ہارون تمہیں خوش تو نہیں ہونے دوں گی میں, کچھ تو کرنا پڑے گا. ضلع نے ہونٹوں پر انگلی بجاتے ہوئے غصے سے کہا. ڈاکٹر ہارون نے ہلکی سی مسکان سے اسے دیکھا جو تپے تپے چہرے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. ڈاکٹر ہارون کی مسکان نے جلتی پر تیل ڈالا تھا. ضلع نے ناک سکوڑ کر اسے دیکھا تھا. ہارون کی ہلکی سی مسکان میں ڈلے ہونٹ گہری مسکان میں ڈلے تھے. ذروہ چونک سی گئی تھی. ڈرائنگ روم میں ملک منصور اور شازیہ والدہ کو بیٹھے دیکھ کر ملک منصور کے سپاٹ تاثرات اسے دیکھ کر بدلے تھے. ذروہ نے مروت میں مسکراتے ہوئے کہا. السلام علیکم. ذروہ نے مروت میں مسکراتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام. آؤ بیٹا بیٹھو اور منہ میٹھا کرو. آج سے ٹھیک 5 دن بعد تمہاری منصور سے منگنی ہے. شازیہ نے خوشگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. ذروہ کے اسے کافی دیر ہو گئی تھی وہی کھڑے کھڑے وہ پانی کو دیکھتی الجھی بکھری سی لڑکی دور کھڑے 3 لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی جو گاڑی سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہے تھے. اب چلنا چاہیے مجھے. ذروہ خود سے ہی بڑبڑائی. سر پر چادر درست کرتی وہ پلٹی تھی جب اسے ٹھٹکنا پڑا. وہ تینوں لڑکے بالکل اس کے سامنے کھڑے اپنی خبیث مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ڈرا گئے تھے. اسے ضلع جیسے ہی ہاسپٹل آئی سامنے ہی مخصوص کوٹ پہنے گلے میں اسٹیٹوسکوپ ڈالے رابیل سے ہنس کر باتیں کرتے ضلع کا خون ہی جلا گیا تھا. گھر میں مسکراتے ہوئے تو دانت ٹوٹتے ہیں اس کے, اور یہاں دیکھو کیسے کہہ کے لگا رہا ہے. ضلع دانت پیستی بڑبڑاتی ہوئی اندر تک آئی. رابیل میں چاہتا ہوں تم شادی پر ریڈ لہنگا پہنو
اور دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگو۔ ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا؟ ضلع کے قدم وہی ڈھٹک گئے تھے۔ اس نے حیرت سے ہارون کے چہرے کو دیکھا جو صرف رابیل کی طرف ہی متوجہ تھا۔ رابیل جواباً شرمائی تھی، بس ضلع کی ہاتھ یہیں تک تھی۔ ڈاکٹر ہارون اور ڈاکٹر رابیل، آپ دونوں کو اور کوئی کام نہیں ملا جو یہ بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں یہاں؟ یہ ہاسپٹل ہے، کوئی لو اسپاٹ نہیں۔ ضلع نے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے کہا۔ سیریسلی ڈاکٹر، یہ ہاسپٹل ہے؟ اف، میں تو رابیل کو دیکھ کر سب کچھ ہی بھول جاتا ہوں، کیا کروں میں اپنا؟ شکریہ ڈاکٹر ضلع، مجھے جگہ کا احساس دلانے کے لیے۔ ہارون نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کافی سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر ضلع، آپ کی ڈیوٹی آج سیکنڈ فلور پر ہے۔ ڈاکٹر ضلع، آپ کی ڈیوٹی آج سیکنڈ فلور پر ہے۔ یہ آرڈر ڈاکٹر ذوالفقار کا ہے۔ چلیں ڈاکٹر ہارون، ہمیں ایک پیشنٹ کی فائل بھی تو ڈسکس کرنی ہے۔ رابیل نے ضلع کو باور کرواتے ہوئے ہارون سے کہا۔ وائی ناٹ ڈیئر، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا اور دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ضلع نے حیرت سے دونوں کی پشت کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ ڈاکٹر ہارون، تمہیں تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گی، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کبھی بھی تمہاری شادی میں اس فید لومڑی سے تو ہونے نہیں دوں گی، ہرگز نہیں۔ ضلع نے کوٹ جھٹکتے ہوئے غصے سے پیر پٹک کر کہا، پھر سیکنڈ فلور کی طرف بڑھی جہاں ہارون ہوتا تھا۔ ہارون کا بھی سیکنڈ فلور پر ہی کیبن تھا۔ ہائے مامی جان، معیز شائستہ کا بیٹا نے گھر میں آتے ہوئے اونچا سا کہا۔ آخر کسی کو سنانا بھی تو تھا۔ نوال نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ بیٹا سلامتی بھیجتے ہیں سب پر۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے نوین نے اسے ہر بات کا سبق پھر سے پڑھایا کہ شاید اگلی بار وہ عمل کر جائے۔ سوری مامی، اگلی بار میں سلام ہی لوں گا، یہ پکا وعدہ ہے آپ سے مائی جان۔ معیز نے نوال کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر نوین سے کہا۔ وعدہ توڑنے والے کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے معیز بھائی۔ نوال نے سبزی کی ٹوکری سے پالک کے پتے چنتے ہوئے اسے چڑھایا۔ میں خود اس انسان کو ناپسند کرتا ہوں جو وعدہ توڑے۔ ویسے بھائی میں کسی کا نہیں ہوں، انڈرسٹینڈ؟ معیز نے منہ بناتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ نوین مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی جبکہ نوال دانت پیستی رہ گئی تھی۔ تم نے ابھی چچی کے سامنے کیا کہا؟ نوال نے اسے تنگ کر پوچھا۔ یہی کہ میں کسی کا بھائی نہیں ہوں، سمپل۔ معیز نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کان کھول کر سن لو، میں شادی کروں گی تو صرف اپنی مرضی سے کروں گی، تم سے نہیں، اسی لیے جا کر کسی اور لڑکی کو تاڑو۔ نوال نے نائف ہاتھ میں لیتے اسے غصے سے دھمکی دی۔ تم بھی کان کھول کر سن لو، شادی کروں گا تو تم سے کروں گا ورنہ تمہارا قتل مجھ پر واجب ہو جائے گا۔ آئی بڑی مجھے شادی سے نہ کرنے والی، تمہاری اس گھر میں سنتا کون ہے؟ معیز نے ناک چڑھا کر لڑاکا عورتوں کی طرح اسے اچھے سے باور کروایا تھا۔ اف، شٹ اپ، تمہاری زبان کے آگے تو گویا خندق ہے۔ نوال پلیٹ پکڑتی غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے معیز نے بھی شرٹ جھاڑی اور اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اسے خوب تنگ کرتا تھا بلکہ ناک میں دم کر رکھتا تھا اس کی۔ ہائے نوال بیچاری، کارپٹ پر بنا شرٹ کے وہ سو رہا تھا جب وہ جھٹ سے اٹھا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ چلا کر کہتا ہوا بنا شرٹ کو پکڑے باہر بھاگا تھا۔ ضروا نے چادر کو ٹھیک سے سر پر کھینچا تھا اور سر جھکا کر اس کے پاس سے گزری ہی تھی جب ایک لڑکے نے سرس سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے نزدیک کھینچا تھا۔ ضروا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ارے چلی جانا جانے من، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس لڑکے نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان۔ زری نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہاں تو جان، پہلے ہمیں تو کچھ کرتی جاؤ، پھر جہاں کہو گی ہم تمہیں خود چھوڑ آئیں گے۔ دانی نے اسے اپنے بالکل پاس کرتے ہوئے زہریلی مسکان سے کہا۔ ضروا نے آس پاس دیکھا جہاں اس وقت لوگوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ باقی دونوں بھی مزہ لیتے ہوئے ضروا کے سراپے کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھو پلیز مجھے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ضروا نے روتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ شانی گاڑی یہیں لے آؤ۔ دانی نے اس کی چادر اس کے سر سے کھینچتے ہوئے کمینگی سے اپنے ساتھی سے کہا جس پر وہ مسکرا کر سر ہلاتا ہوا گاڑی لینے چلا گیا تھا۔ زری نے لرز کر اس شیطان صفت انسان کو دیکھا، پھر ایک ہاتھ سے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر چکی تھی۔ دانی کو اس ڈرپوک لڑکی سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ دانی نے اسے غصے سے زور سے دھکا مارا تھا جس سے وہ چیختی ہوئی چکنی سڑک پر گری تھی۔ تیری یہ جرت کہ تو دانی پر ہاتھ اٹھائے، تجھے تو اب میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، کمذات لڑکی۔ دانی نے زور سے اس کے کندھے پر لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ ضروا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ چھوڑو مجھے، ضروا درد سے چلائی تھی۔ دانی اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا تھا۔ جب تیز قدموں سے چلتا وہ ان لوگوں تک آیا تھا اور زور سے ٹانگ دانی کے ناک پر ماری تھی۔ دانی نے نیچے گرے اپنے سامنے مضبوط جسامت اور لمبے قد والے کو حیرت سے دیکھا تھا جس کی آنکھیں سرخ اور سیاہ تھیں جو دانی کو ڈرا گئی تھی۔ ازمان نے اسے بالوں سے کھینچ کر اوپر اٹھایا، پھر اسے بنا سنبھلنے کا موقع دیا اس کے منہ پر لگاتار 7-8 تھپڑ مار دیے تھے اس نے۔ دانی لہو سے لوہان ہوتا ہوا چیخا تھا۔ کون مو
میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ دانی درد سے بلبل بمشکل بولا تھا۔ وہ بنا اسے دیکھے اب دونوں کی طرف متوجہ ہوا تھا جو لرزتے ہوئے اسے دیکھ کر بھاگے تھے۔ ازمار ایک ہی جسم میں ان کے سامنے تھا۔ اس نے دونوں کے سر پکڑ کر آپس میں زور سے مارے تھے۔ وہ انہیں وحشیوں کی طرح مارتا ہوا، وہ کہیں سے بھی انسان نہیں لگ رہا تھا۔ ذروہ حیرت سے دنگ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ تکلیف تو کہیں دور چلی گئی تھی اس کی۔ تینوں کی گردنیں باری باری مروڑ کر وہ انہیں پانی میں پھینک چکا تھا۔ ذروہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر چلاتے ہوئے روتی ہوئی بھاگی تھی۔ ازمار رکا تھا اسے ڈرتے دیکھ کر، پھر تیز قدموں سے اس تک پہنچا، اسے اپنے مضبوط حصار میں لے چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم انسان نہیں ہو، تم انسان نہیں ہو، ذروہ نے اس کی گرفت میں چلتے ہوئے آنکھیں میچتے ہی چلا کر کہا تھا۔ ازمار نے اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لے کر اس کے چہرے پر لگی مٹی پر اپنے ہونٹ رکھتا گیا تھا۔ ذروہ نے اسے دیکھا جو اب اس کے کندھوں پر پڑی بلیک شیشوں والی چادر کو اس کے بکھرے بال سنوارتا اس کے سر پر اڑا چکا تھا۔ تم کون ہو؟ ذروہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے لرزتی آواز میں پوچھا۔ تمہارا عکس میری جان، ازمار نے کہتے ہی اسے خود میں گم کیا تھا۔ اب اس کی آنکھیں ڈارک گرین تھیں۔ ذروہ کے دماغ میں ذلے کی آواز گونجی تھی۔ تمہیں پتا ہے ازمار کی آنکھیں بچپن میں براؤن ہوا کرتی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ ایک دن صبح اٹھا تو اس کی آنکھیں ڈارک گرین تھیں۔ ذلے کی آواز نے اسے پھر سے ازمار کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا جس نے محبت سے اس کی چمکتی لونگ پر ہونٹ رکھ کر اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ اسے اٹھائے بنا شرٹ کے چلتا کئی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ لاپرواہی سے چلتا، کسی کو ایک نظر تک نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے کون نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے وہ ایک زبردست آواز والا سنگر ہے، لیکن اس کی آنکھوں کا سرد پن کسی کو بھی اس کے پاس بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ ذروہ کی نظریں صرف اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ناک کی سیدھ میں چلتا اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اسے لیے ایک بہت پیاری جگہ آ گیا تھا جہاں ہر طرف ہریالی ہریالی تھی۔ پاس ہی بہتی جھیل جس کا شفاف پانی، ٹھنڈا پانی پہاڑ سے بہتا ہوا نیچے آتا تھا۔ ذروہ حیرانی سے سب دیکھتی اس کی طرف متوجہ ہو۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ مجھے گھر جانا ہے، مما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ ذروہ نے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پیوست کرتے ہوئے کہا جو اس کی بلیک چادر پر لگی ہوئی مٹی دیکھ رہا تھا۔ آپ سن کیوں نہیں رہے؟ ذروہ نے اس بار اس کا کندھا ہلا کر پوچھا۔ اپنی چادر مجھے دو، میں واش کر دیتا ہوں۔ ازمار نے کہتے ہی اس کی چادر اس کے سراپے سے اتاری۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں گھر جا کر واش کر لوں گی، آپ ادھر دیں مجھے چادر۔ ذروہ نے غصیلے لہجے سے کہتے ہی چادر پکڑنی چاہی جب اس نے اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اپنے نزدیک کھینچا۔ ذروہ نہ سننے کی عادت نہیں ہے مجھے، مائی ہارٹ، اس لیے نو آرگومنٹ۔ اس نے حیرت سے اس کے نرم لہجے کو سنا۔ پھر میں کیا اوڑھوں گی؟ ذروہ نے جیسے لاڈ سے پوچھا تھا اس سے۔ آپ مجھے اوڑھ لیں زندگی بھر کے لیے، آپ کو کبھی بکھرنے نہیں دوں گا، یہ پرومس ہے ازمار عدیل کا آپ سے۔ ازمار نے اس کے ہونٹوں کے پاس ہلکے سے تل کو ہونٹوں سے چوتے ہوئے محبت سے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ ذروہ نے حیرت سے نیمواں ہونٹوں سے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ مجھے نہیں پسند اس طرح کی حرکتیں، لیکن مجھے تو پسند ہے نا۔ ازمار کہتا ہے اس کی چادر کو پانی میں بھگو چکا تھا۔ یہ سب کرتا وہ کہیں سے بھی خڑوس ازمار عدیل نہیں لگ رہا تھا۔ ذروہ کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ کیا اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے؟ ذروہ نے اس کے مضبوط پشت کو دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑائی تھی۔ وہ اب اس کی چادر کو نچوڑتا ہوا درخت کے سائے میں ڈال رہا تھا کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ادھر آئیں، ازمار نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ذروہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ اس کے دماغ میں تلخ سوچیں آنا شروع ہو چکی تھی، کبھی زینش کی باتیں، کبھی نادیہ اور فرزانہ کی باتیں۔ اس کے ارد گرد سب کی آوازیں چکرا رہی تھی۔ ذروہ میرا من کبھی مت ٹوٹنے دینا، نادیہ ہی تو کہتی ہیں، اس نے اپنی بیٹی کی پرورش بہت اعلیٰ پیمانے پر کی ہے۔ فرزانہ کی آواز، تم اچھے سے تیار ہو کر آنا ہمارے نکاح میں۔ زینش کی آواز کے ساتھ ہی وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ وہ اب شدید سر درد کے ساتھ ازمار کو دیکھ رہی تھی۔ ازمار کی آنکھوں میں سنجیدگی آ چکی تھی۔ زروش، آئی ایم ٹیلنگ یو سم تھنگ۔ ازمار کی بات پر اس نے ہونٹ بھینچے تھے، پھر ایک فیصلہ کر لیا تھا اس نے کہ یہ فیصلہ سب کی زندگیوں میں طوفان لانے سے بچا سکتا ہے۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، اس نے سامنے برستی بارش کو دیکھتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں کہا تھا۔ ازمار نے پہلے تو اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، پھر غصے سے بولا، کیا یہ کیا بکواس ہے؟ ازمار نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے درستگی سے پوچھا، یہ بکواس نہیں ہے، مجھے بس اس بے نام رشتے سے آزادی چاہیے تو چاہیے بس۔ ذروہ نے کہتے ہوئے ہونٹ بھینچے تھے، اور اگر نہ دوں تو؟ ازمار نے اسے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے سرد آواز میں پوچھا۔ ذروہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر بارش کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ خوبصورت شخص میرا نصیب کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ تو زینش کی ہی نصیب ہو سکتا ہے، مجھ جیسی کم شکل کا نہیں۔
ज़रवा के दिल से एक तल्ख आवाज़ आई थी, अंदर ही अंदर कहीं बहुत से आंसू गिरे थे। तो मैं अदालत में जाऊंगी, खुला का केस करूंगी तुम पर। ज़रवा की आवाज़ में बहुत सी थकन और एक जिद सी थी। जाओ, जहां मर्जी जाना है जाओ। अजमार अदील के नाम से तुम्हें दुनिया की कोई अदालत रिहाई नहीं दिला सकती। जाओ, जिसे बताना है बताओ, लेकिन अजमार की गिरफ्त से तुम कभी नहीं निकल सकोगी, मर कर भी नहीं, समझी तुम? अजमार ने इसका चेहरा अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हुए सर्द और ऊंची आवाज में कहा था। इसके होंठ ज़रवा को अपनी लौंग पर महसूस हुए थे, जिस पर वो कांप सी गई थी इसकी शिद्दत पर। सुबह से हारून ने जिले को जज करके रखा हुआ था। कभी इस पेशेंट को देखो तो कभी इस किसी पेशेंट को। वो जज होकर रह गई थी, जिसके ब्राउन आंखें जिले की तीखी नाक पर धरा गुस्सा देखकर मुस्कुरा रही थी। उफ, ये अजीब इंसान हमारे घर पर ही पैदा होना था। जिले ने चेयर पर बैठते हुए गुस्से से कहा। डॉक्टर जिले, पीछे से किसी की बुराइयां करना गिला कहलाता है। इससे अगले बंदे के तो गुनाह कम होंगे, लेकिन करने वाले के बढ़ेंगे। हारून ने फाइल इसकी टेबल पर रखते हुए इसे नरम लहजे में कहा। डॉक्टर जिले, पीछे से किसी की बुराई करना गिला कहलाता है। इससे अगले बंदे के गुनाह तो कम हो जाते हैं, लेकिन करने वाले के बढ़ जाते हैं। हारून ने फाइल इसके टेबल पर रखते हुए इसे नरम लहजे में कहा। तुम्हें इससे क्या? तुम जाओ, डॉक्टर अबील तुम्हें ढूंढ रही होगी, जिले ने चिड़चिड़े लहजे में कहा। हारून मुस्कुराता हुआ इसके पास आया। आपने तो मुझे छोड़ ही देना है तो मेरा घर राबील के साथ ही बस जाने दें। आखिर किसी न किसी से शादी करूंगा ही ना मैं। राबील बहुत खूबसूरत लड़की है, यकीनन मेरे साथ वो बहुत सूट करेगी। हारून ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। राबील माय फुट, और कहाँ से खूबसूरत है वो? जिले ने नाक चढ़ाते हुए तीखे लबो लहजे में इससे पूछा। जिले ने इसका हाथ से ज्यादा करीब आना महसूस नहीं किया था, वो बस गुस्से में थी। डॉक्टर जिले, अब ये तो जाती है भला, राबील में किस चीज की कमी है? इतनी खूबसूरत है, और मजे की बात इसे मेरी बड़ी बड़ी मूंछों से कोई एतराज भी नहीं है। हारून ने इसकी उलझी लिट को गाल से परे करते हुए संजीदगी से कहा। जिले ने अब इसे गौर से देखा था। गंदमी रंगत पर तीखे नकूश वाला इंसान इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन वो क्या करती अपने दिल का, जो शायद वो शादी जैसे बंधन में बनना नहीं चाहता था, जिस रिश्ते को कोई एतबार ही नहीं था। हारून ने पहली दफा इसे खुद से इतना नजदीक किया था। जिले पीछे हुई और फिर गहरा सांस लेती इसकी तरफ पलटी। मैं तुम्हारी शादी हरगिज इस चूने जैसी शक्ल वाली से नहीं होने दूंगी। तुम भी गैर शादीशुदा रहोगे और मैं भी। जिले की बात पर हारून को 440 वॉट का झटका लगा था। जिले, हारून बस यही कह सका था। मैं ठीक कह रही हूँ माय डियर हस्बैंड, तुम्हारी शादी तो किसी से नहीं होगी। राबील और तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टूड। उंगली से इसे धमकी देती हुई वो चली गई थी। पीछे वो हैरत से जिले की बातों पर गौर करता रह गया था। जिले के साथ क्या मसला है? आखिर मुझे जानना होगा। मैं इसे ऐसे तो जीने नहीं दे सकता, ये इनसिक्योर है किसी बात को लेकर। हारून ने चेयर के हैंडल पर हाथ रखते हुए सख्त परेशानी से बड़बड़ाया था। तुम अलग होने की बात करती हो, मेरा बस चले तो तुम्हें छूती इस हवा को भी मना कर दो कि लड़की मेरी है। इसे छूने का हक सिर्फ अजमार अदील को है, और तुम अलग होने की बात करती हो। ये खन्नास जिसने तुम्हारे दिमाग में भरा है ना, जल्द इनसे भी निपट लूंगा। माय हार्ट, बस आइंदा ये कुफर मैंने तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। अजमार ने खींच कर इसे अपने सीने से लगाते हुए जुनूनी लहजे में कहा। ज़रवा ने सर ऊंचा करके इस फरिश्ता सिफ्त इंसान को देखा, जिसे अल्लाह ने इसके लिए ही भेजा था। इसके सारे दुखों का मुदावा बनाकर वो खूबसूरत इंसान इसे इतना चाहता था। ज़रवा का दिल किया कि वो सबको चिल्ला चिल्ला कर कहे कि देखो, ये इंसान जो इससे इश्क करता है वो बदनसीब नहीं है। ज़रवा की आंखों से मोती लड़ियों की सूरत बहने लगे जब अजमार ने इसके आंसू होंठों से चुनते हुए इसे अपने दिल में कहीं अंदर कैद किया था, जिससे ज़रवा को रिहाई किसी सूरत नहीं मिल सकती थी। अजमार ने ज़रवा के सर पर होंठ रखते हुए दांत पीसे। मलक मंसूर, अजमार दिल ही दिल में गुर्राया था। वो इसे खुद में कैद किए बारी से महफूज कर रहा था। फिर वो बहुत खूबसूरती से मुस्कुराया था जब ज़रवा की कमजोर बाहों की गिरफ्त अपने इर्द गिर्द महसूस की थी। वो लड़की इसे चाहती तो बहुत थी, लेकिन जमाने से डरती भी बहुत थी। अजमार ने होंठ भींचते हुए सोचा था। माल रोड तक जाती सड़क रात को किसी ने सारी खोद कर खराब कर दी थी। अदील साहब ने डिनर करते हुए माल रोड तक जाती सड़क किसी ने रात को खोद कर खराब कर दी थी। अदील साहब ने डिनर करते हुए सब घर वालों को बताया था। अजमार ने ब्लैक कॉफी पीते हुए अदील साहब को देखा, जो इसे ही तंजिया नजरों से देख रहे थे। हाँ, मैंने सुना है। अहमद साहब ने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए कि देखो भला सड़क में क्या दबाया था, किसी ने जो सड़क खोद दी। दादी ने मुंह बनाते हुए कहा। अजमार मुस्कुराया था अदील साहब को देखकर,
जिन्होंने होंठ भींचे थे, अपने सर फिरे बेटे को देखकर। शादी के दिन करीब आ रहे हैं, कोई तैयारी स्टार्ट की? अदील साहब ने इन्हें खाना फिनिश करते हुए मुबीन बेगम से कहा। बस कल से तैयारियां शुरू हो रही हैं, मुबीन ने अजमान के आगे से खाली प्लेट उठाते हुए कहा। अजमान मुस्कुराया अदील साहब को देखकर, जबकि आंखों का रंग अब हल्का सा ग्रीन था। डैड, आप लोग किसकी शादी की तैयारियों की बात कर रहे हैं? अजमान ने अनजान बनते हुए मासूमियत से पूछा। अदील समेत सब ने नाश्ता तर्क करके हैरत से इसे देखा। अरे क्या हुआ? मेरे पूछने पर सब परेशान क्यों हुए हैं? मैंने क्या किया? मैंने क्या कुछ गलत पूछा है? अजमान ने हैरानी का तासुर देते हुए सबसे पूछा। ये क्या बकवास है? तुम्हारी शादी होगी और जहनी से होगी, अंडरस्टैंड? अब समझ आया? अदील साहब ने चेयर से खड़े होते हुए गुस्से से कहा। वो हल्का सा मुस्कुरा कर खड़ा हुआ। समझ गया हूँ मैं डैड, आपके समझाने का तरीका बेस्ट है, लेकिन ये तो समझने वाली बात है ना कि वो कितना समझता है। माय डियर डैड, तपा देने वाली मुस्कुराहट से कहता वो जा चुका था। पीछे सब हैरत से खुले मुंह से इसे देखते जा रहे थे। उफ अम्मा, ये मेरी औलाद है इतनी बदतमीज। अम्मा, ये मेरी औलाद है इतनी बदतमीज, अदील साहब ने गुस्से से मुठियां भींचते हुए कहा। ज़ैनी ने गुस्से से इसकी पुश्त को देखकर सर झटका। मैं भी तुमसे ही शादी करूंगी अजमार। अदील, ज़ीनिश ने चेयर से खड़े होते हुए स्पार्ट से अंदाज में खुद से कहा। इरम ने परेशानी से ज़ीनिश को देखा, जिसके स्पार्ट से तासरात थे। जिले, मेरी बच्ची, आज कैसे याद आ गई तुम्हें अपनी माँ की? नादिया ने इसे देखकर मोहब्बत से लबरेज लहजे में पूछा। आपको तो कभी याद आई नहीं, मैंने सोचा मैं ही खुद ही मिलाऊं। नादिया अभी अपनी सफाई में कुछ कहने वाली थी जब जरवा भागती हुई इस तक आई। आप ही, व्हाट अ सरप्राइज। जरवा ने इसके गले मिलते हुए मोहब्बत से कहा। बस आ गई। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं ये मेडिसिन लेकर आई हूँ। एक मिनट, ये तुम्हारे चेहरे पर खराशें कैसी हैं? जरवा ने इसके चेहरे पर छोटे छोटे खराशों के निशान देकर परेशानी से पूछा था। आप ये कॉलेज की सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी, जरवा ने सर झुकाते हुए कहा। नादिया दोनों को मोहब्बत से देख रही थी। इतने में फरजाना बेगम भी चली आई। अरे जिले बेटी आई है, फरजाना ने ऊपरी मुंह से मुस्कुराते हुए इससे पूछा था। बस दादी, मैं जरवा के लिए मेडिसिन लेकर आई थी, इसे बुखार था ना, जिले ने मुरव्वत में मुस्कुराते हुए कहा। वरना ये औरत तो इसे एक आंख नहीं पाती थी। भला जो औरत इसकी बहन से बुरा सलूक करती है वो कैसे इससे अलग हो सकती थी? अच्छा मैं चलती हूँ, ये मेडिसिन टाइम पर लेना और अपना बहुत सा ख्याल रखना। कल मैं तुम्हारे फेस के जख्मों के लिए क्रीम भेजूंगी। जिले इससे कहती हुई इसके गाल पर बोसा देती जा चुकी थी बिना किसी को देखे। नादिया, तुम्हारी किसी बच्ची को मुरव्वत से बात करने की तमीज नहीं है। लो भला, मुझसे एक बार हाल तक नहीं पूछा। फरजाना की बात पर नादिया और जरवा गहरी सांस भरती अपने अपने कमरे में चली गई थी। जरवा अभी बैठी ही थी जब इसका फोन रिंग हुआ। जरवा ने अननोन नंबर देखकर हैरत से कॉल की। कौन? जरवा ने हैरत से पूछा। माई हार्ट, अगले 5 मिनट में मुझे गेट से बाहर मिलो, वरना अगले 6 मिनट में मैं तुम्हारे घर के अंदर होऊंगा। फोन बंद हो चुका था। जरवा ने हैरत से फोन को देखा, जैसे वो सेल फोन ना हो बल्कि आसमान हो। फिर जल्दी से मिरर के सामने अपने बाल संवारे और चादर को ठीक से सर पर लेती हुई वो बाल हाल में धीमे से कदमों से चलती बाहर आई। दरवाजा खोलो गार्ड, मैं वॉक पर जा रही हूँ, इसने नजरें चुराते हुए कहा। गार्ड ने सर हिलाकर डोर खोल दिया। वो जल्दी से बाहर निकली थी। फिर इसे देखा जो 7-8 कदम के फासले पर बाइक से टेक लगाए बैठा था। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ही पैंट पर अपनी ग्रीन आइज से वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। वो तो फिर एक मोहब्बत की तरसी हुई लड़की थी। अजमार खूबसूरत चाल चलता हुआ इस तक आया था, जो इस पर ही नजरें जमाए खड़ी थी। तुम्हारी ब्लैक चादर कहाँ है? अजमार ने इसे ब्राउन चादर ओढ़े देखकर नाक चढ़ाकर पूछा था। वो गंदी थी, वॉश करवाई है अभी। जरवा ने हल्की सी मुस्कान से इसे देखकर कहा। आप 3-4 इस तरह की और चादरें खरीद लें। अजमार ने होंठ भींचते हुए इसे ऑर्डर दिया था। क्या? जरवा ने हैरत से कहा। ये आपके लिए। अजमार ने इसकी तरफ एक काला सा अजीब तरह का ब्रेसलेट बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है? जरवा ने आंखें सुकेड़ते हुए इससे कहा। यह आपकी हिफाजत के लिए है, इसे कभी भी खुद से जुदा मत करिएगा। अजमार ने इसकी कलाई में वो ब्रेसलेट पहनाते हुए कहा। जरवा नीम व होंठों से देखती रह गई। अजमार मुस्कुराया। इसकी महवियत पर ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ क्या? इसने मुस्कुराती आंखों से इसे देखते हुए कहा था। नहीं तो, जरवा ने जल्दी से बौखलाते हुए कहा। मतलब प्यारा नहीं हूँ? अजमार ने इसकी बैक पर हाथ रखकर इसे अपने बेहद करीब करते हुए स्पार्ट लहजे में कहा। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। जरवा की बात पर इसने अपनी नाक इसकी नाक से टच करते हुए मुस्कुराया था। हारून इसके पास आया, जो बालों का ऊंचा सा जोड़ा बनाए अपने लिए मैक्रोनी बना रही थी। जुलेखा, हारून की नरम सी आवाज पर वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। मैक्रोनी नहीं मिलेगी, मैं पहले से ही बता रही हूँ, जिले ने नाक चढ़ाकर कहा। मुझे मैक्रोनी नहीं चाहिए, बल्कि तुमसे एक फेवर चाहिए। हारून की बात पर वो इसकी तरफ मुड़ी थी। कैसा फेवर? इसने हैरत से पलट कर इससे पूछा था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हारून की बात पर वो हैरत ज़दा सी रह गई थी। तुम सच में दोस्ती करना चाहते हो या फिर मेरी मैक्रोनी को देखकर मस्का लगा रहे हो?
सिर्फ जुल्फकार से दोस्ती करना चाहता हूँ, वो भी पक्के वाली। फिर सोच कर जवाब दूंगी। जिले के नाक चढ़ाकर कहने पर वो हल्का सा मुस्कुराया था, फिर जिले की मैक्रोनी की प्लेट पकड़कर जा चुका था। हाँ, ये क्या था? दोस्ती कर लो और मैक्रोनी की प्लेट आकर ले जाओ, हारून कहता हुआ सीढ़ियां चढ़कर पीछे वो दोनों हाथ कमर पर रखे सदमे से खड़ी थी। मलक मंसूर जैसे ही अपने ऑफिस में आया, सामने बैठे शख्स को देखकर वो चौंक कर रुका था। तुम? मलक मंसूर ने दांत पीसते हुए इस अकड़ू इंसान से पूछा जो इसकी चेयर पर बैठा सर्द नजरों से इसे देख रहा था। मुझे यहाँ देखकर शौक क्यों लगा तुम्हें मलक मंसूर? अजमार ने सर्द मुस्कान से इससे पूछा था। मेरी मैक्रोनी वापस करो वरना सारा घर रो रो कर इकट्ठा कर लूंगी मैं। समझ क्या रखा है तुमने? मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई मैक्रोनी खा जाओगे और मैं देखती रहूंगी? इम्पॉसिबल। जुलेखा ने प्लेट इसकी तरफ से छीनने की कोशिश करते हुए गुस्से से नाक चढ़ाकर कहा था। तो बुला लो, मैं भी कह दूंगा जुलेखा झूठ बोल रही है। ये मैक्रोनी तो मैं बाहर से लेकर आया हूँ, लेकिन जिले साहिबा की जब से मेरी मैक्रोनी पर नजर पड़ी है तब से इसे लेने के दर पे है। हारून किसी से कम क्या था साजिश बुनने में? हारून ने सिंगल सोफे पर खड़े होते हुए नाक चढ़ाकर कहा। उफ, तुम तो अगले इंसान को आधा पागल कर देते हो। जिले ने जच होकर कहा था। हाँ, मैं तो आधा पागल करता हूँ और तुम पूरा पागल कर देती हो। इसने पॉकेट में हाथ डालते हुए रिलैक्स से अंदाज में कहा था। कबूल है मुझे तुम्हारी दोस्ती, अब मेरी प्लेट वापस करो जल्दी से, बहुत भूख लगी है मुझे। पक्की वाली दोस्ती ना? हारून ने इसके आगे हाथ करते हुए मुस्कुराती आंखों से पूछा था। हाँ, कच्चे वाली। जिले इसके हाथ से प्लेट पकड़कर कहती हुई भाग गई थी। पीछे वो मुस्कुराता हुआ बालों में हाथ फेर कर रह गया था। ये तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? हारून ने पानी का गिलास में डालते हुए इसे पूछा जो रात के 11 बजे आया था। बस हो गई देरी दोस्त वगैरह के साथ। अजमान ने इसके आगे से पानी का गिलास उठाते हुए लापरवाही से कहा था। तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। चाचू कितने परेशान रहते हैं, इसका हिसाब है तुम्हारे पास? अपनी हरकतों से चाचू कितना परेशान रहते हैं, इसका एहसास है तुम्हें? हारून ने काफी गुस्से से इसे डांटा जो सिर्फ हारून की ही सुनता था। वो कब परेशान नहीं होते थे? इन्हें तो मेरे इस घर में रहने पर भी एतराज है। तो क्या मैं इस घर से चला जाऊं? अजमार ने नाक चढ़ाते हुए तीखे लबो लहजे में कहा। अजमार जो भी हो, लेकिन तुम आइंदा टाइम पर घर आओगे। हारून ने इसका रुख अपनी तरफ करते हुए संजीदगी से कहा। यह आपका ऑर्डर है या रिक्वेस्ट? अजमार ने आईब्रो उचकाते हुए इससे पूछा था। तुम इसे ऑर्डर ही समझो डेट इंसान, वरना बहुत मार खाओगे तुम मुझसे। हारून ने प्यार से कहते हुए मुस्कुराता हुआ हारून के गले लग गया। यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, अजमार ने संजीदगी से कहा। हारून ने मुस्कुराते हुए इसका कुशादा माथा चूमा। बस जिस दिन चाचू को पता लगेगा ना मैंने तुम्हें डुप्लीकेट कीज दी हुई हैं तो वो मुझे जो डांटेंगे वो भी तुम अच्छे से जानते हो। इसीलिए मेरे भाई 9 बजे ही घर आ जाया करो। ओके, आ जाया करूंगा। और कुछ? इसने एहसान करने वाले अंदाज में कहते हुए बहुएं अचकाई। हारून ने सर झटका कि इस डीट इंसान को कुछ नहीं हो सकता था। मलक मंसूर हॉस्पिटल में है। रात को किसी ने इस पर जानलेवा हमला किया है। तैयार हो जाएं हॉस्पिटल जाने के लिए। इदरीस साहब ने नाश्ता करते हुए फरजाना बेगम और नादिया से कहा। जूस पीती जरवा भी चौंक गई थी। अरे भला उस बेचारे पर किसने क्यों हमला किया? मंगनी में तो 2 दिन ही रह गए। फरजाना ने चाय का कप रखते हुए परेशानी से कहा। बस पता नहीं, ये तो जाकर ही पता लगेगा। आप दोनों तैयार हो जाएं जल्दी से। इदरीस साहब ने अपना नाश्ता फिनिश करते हुए कहा। जरवा ने परेशानी से नादिया और फरजाना को जाते हुए देखा, फिर अपनी बाकी बची हुई चाय पीने लगी। जरवा घर पर ही रहना, आज यूं मत जाना। नादिया ने अपनी शाल लेकर आते हुए जरवा को हिदायत दी। जी मामा, जरवा कहकर खड़ी हो गई। इन सब के जाने के बाद वो टेलीविजन खोलकर बैठ गई थी। तो नाजरीन, हम आपको बताते जाएं मुल्क के जाने माने शख्सियत मलक मंसूर पर रात को अदील खान के बेटे अजमान जो कि नुमाया सिंगर भी हैं, मलक मंसूर को कत्ल करने की कोशिश की। मलक मंसूर का बयान। नुमाइंदा की आवाज पर जरवा हैरत से जड़ सोफे से खड़ी हुई थी। मुंह पर हाथ रखे वो इसकी तस्वीर को बेयकीनी से देख रही थी। जरवा खड़े से दोबारा सोफे पर गिरी थी। अजमान ने मलक मंसूर को मारने की कोशिश की। यह इंसान किसी की भी जान ले सकता है, क्या इसकी नजर में किसी इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है? जरवा बहते आंसुओं से दुख से बड़बड़ाई थी। वो एक हसास दिल की लड़की थी। वो भला कैसे किसी की जान की परवाह नहीं करेगी? जरवा अभी भी फटी फटी आंखों से चलती स्क्रीन से नाजर देख रही। ये है मेरी औलाद, एक क्रिमिनल। उफ अल्लाह, ऐसी औलाद से तो बेहतर है मैं बे औलाद ही रहता। अदील साहब ने मुठियां बेचते हुए गुस्से से भरपूर लहजे में कहा था। दादी ने भी तासुफ से सर झटका था। हाल में सब परेशानी से बैठे सामने चलती न्यूज को देख रहे थे। हाय मोम एंड डैड। नीचे आते हुए इसने बेतासुर लहजे में सबको विश किया था। अदील साहब ने पलट कर इसे देखा, फिर जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर मारा। अजमार समेत सभी खड़े हुए थे अपनी जगह से। बस यही काम रह गया है ना जो वो
बस यही काम रह गया था ना, जो वो भी कर दिया तुमने। क्यों मारने की कोशिश की तुमने मलिक मंसूर को? अदील साहब ने हैरत से तकते अजमार को एक और थप्पड़ मारते हुए गुस्से से पूछा था। जब हारून भागता हुआ बाहर से इनके पास आया था, जिले, मुबीन, नवीन, इरम, अहमद साहब और जुल्फकार साहब, नवाल और जीनिश सब भी परेशानी से अजमार और अदील को देख रहे थे। चाचू क्या हो गया, पहले इसकी सुन ले, ये सच भी है कि झूठ? हारून ने दोनों के दरमियान आते हुए परेशानी से इन्हें समझाया। अजमार के चेहरे पर सख्त गुस्सा था। अजमार, ये झूठ है, ये सच? हारून ने अजमार की तरफ पलटते हुए पूछा। क्या पूछ रहा है हारून? जवाब दो। अदील साहब ने इसे खामोश देखकर गुस्से से टोका। चाचू प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। अजमार, बता दो चाचू को ये झूठ है। हारून ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया। हारून, भला मलिक मंसूर की इससे क्या दुश्मनी होगी जो वो इसे फंसाएगा? अदील साहब ने दांत पीसते हुए कहा। अदील, तुम पहले इसकी सुन लो, पहले ही फिर गुस्सा कर लेना। अहमद साहब ने संजीदगी से अदील को समझाया। हम अदील भाई ठीक कह रहे हैं, तुम्हें बैठकर इस मसले पर बात करनी चाहिए, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जुल्फकार साहब ने कहा। मैंने मारने की कोशिश की है मलिक मंसूर को तो फिर? अजमार की सपाट सी आवाज पर सब साकित हो गए थे। ये आप क्या कह रहे हैं? निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, अदील साहब ने अब की दफा इंतहाई गुस्से से कहा। ये क्या कह रहे हैं? माफ कर दे, बच्चा है। मुबीन ने अदील से इल्तिजा की थी। खबरदार अगर इसकी हिमायत में कोई बोला तो, और अगर तुम ना गए तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। अदील की आवाज ने सबको हिला कर रख दिया था। अदील, होश से काम लो, दादी ने इसे डांटा था। बस अब अगर कोई बोला तो मैं नहीं रहूंगा इस घर में, या तो ये रहेगा या मैं। अदील की स्पाट आवाज ने सबको हैरत के साथ दुख से भी दो चार कर दिया था। अब सबकी नजरें अजमार पर थी, जो तीखी नजरों से अदील साहब को देख रहा था। जा रहा हूं मैं इस घर से, अब इस घर में अपनी जिंदगी तक कदम नहीं रखूंगा। माई डियर डैड, ये घर आपको मुबारक हो। अजमार सद लहजे में कहता आगे बढ़ा था। जब हारून ने इसे रोका। हारून, मत रोकना इससे भी तो पता चले। दो दिन खुद कमा कर खाना कितना मुश्किल है। अदील साहब ने दांत पीसते हुए स्पार्ट से अंदाज में तंज किया था। पहले भी कभी आपसे मैंने अपनी जात के लिए कुछ भी नहीं मांगा डैड, गुड बाय। मॉम के सर पर होंठ रखता वो तेज कदमों से चलता हुआ हाल से निकल गया था, बिना कोई सामान वगैरह लिए। चाचू, आपने अच्छा नहीं किया, हारून ने तासुफ से कहते सर झटकते कमरे में चले गए थे। मुबीन रो रही थी। नवीन और इरम इसे चुप करवाती खुद भी परेशान थी। जिल्ली और हारून एक दूसरे को देखते चुप से हो गए थे। फिर हारून ने पलके चिपकाते हुए इसे तसल्ली दी थी। जिल्ले ने होंठ भींचकर सर हिलाया। ये सब इरम ने बहुत जब्त से देखा था। हसीब, मेरे लिए अभी एक वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट अरेंज कर दो। वो रोड पर चलता हुआ फोन में हसीब को हिदायत दे रहा था। सब ठीक है अजी, क्या मलिक मंसूर को तुमने ही मारने की कोशिश किया? हसीब की आवाज पर इसने होंठ भींचे। मारा तो नहीं है, लेकिन इसने ये जो मुझ पर इल्जाम लगाया है ना, इसका खमियाजा तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। अजमार की सर्द आवाज पर हसीब ने ठंडी सांस भरी कि मलिक मंसूर ने गलत बंदे से पंगा ले लिया था। जिले बलकोनी में हाथ सीने पर बंदे खड़ी थी। जब हारून इसके पास आकर खड़ा हो गया। तुम्हें क्या लगता है आजी ऐसा कर सकता है? जिले ने इसकी तरफ रुख करते हुए उलझे हुए अंदाज में कहा। वो गुस्से का तेज तो है, लेकिन मलिक मंसूर से इसकी क्या दुश्मनी है, या मलिक मंसूर की इससे? ये मुझे कुछ उलझा रहा है। उफ, पता नहीं क्या होगा, जिले ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। पुलिस को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करवाया है मैंने अहमद से कहकर, हारून ने परेशानी से माथा मसलते हुए कहा। तुमने हालात को बहुत समझदारी से कंट्रोल किया है। जिले ने पहली दफा इसकी तारीफ की थी, जिस पर हारून के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। शुक्रिया मैम, मेरी छोटी सी तारीफ के लिए, हारून ने सीने पर हाथ रखते हुए हल्के से झुक कर कहा, जिस पर इसके कटावदार होंठ में मुस्कुराहट चमकी थी। मुझे मंजूर है तुमसे दोस्ती। जिले की बात पर वो इसकी तरफ देखने लगा। तुम ना भी कहती तो भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मान चुका था, माय डियर फ्रेंड। हारून ने इसकी तीखी नाक को दबाते हुए मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। तुम? वो जो बेड पर उलझी हुई बैठी थी, इसे सामने देखकर वो चौंक कर खड़ी हुई थी। कैसी हैं आप? इसने इसकी तरफ बढ़ते हुए फिक्रमंदी से पूछा। वहीं रुक जाएं और चले जाएं मेरे घर से। अजमार के चेहरे पर संजीदगी छाई थी। तुम क्यों नहीं जा रहे? जरवा ने गुस्से से नाक के नथने फुलाते हुए इससे पूछा था। और अगर ना जाऊं तो? अजमार के स्पॉट से अंदाज पर इसने अपने लब भींच लिए। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, बेहतर होगा मुझे इस बंधन से आजाद कर दो। तो जरवा की बात पर इसने होंठ भींचे थे। कहा कुछ नहीं था, मैं अब मलिक मंसूर से ही शादी। अभी ये लफ्ज इसके मुंह में ही थे जब इसकी गर्दन इसने अपने मजबूत हाथों में दबोची थी।
तुमने किसकी इजाजत से ये बोला? हाँ, अजमार ने इसकी गर्दन छोड़कर इसके खुले बालों को हाथों में लेते हुए दुरुस्तगी से कहा। तुम एक कातिल हो तो तुम किसी का भी कत्ल कर सकते हो। जरवा ने इससे अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, कर सकता हूँ। जो हमारे बीच आएगा इसका मैं यही हाल करूंगा। यू अंडरस्टैंड? और मेरे अलावा तुम किसी और को देख कर तो देखा, जान ना ले ली तो कहना। अजमार ने इसके बाल छोड़कर इसे अपनी मजबूत पनाह में कैद करते हुए गुस्से और जुनून से कहा था। अब वो दोनों एक दूसरे को गुस्से और जुनून से देख रहे थे। क्यों मारा तुमने मलक मंसूर को? जरवा ने बहुत गुस्से से पूछा। वो मेरी बीवी पर नजर रखी और मैं बेगैरत बनकर इसे प्यार से समझाता। नो जरवा डियर, ये प्यार से समझाना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। इसने इसे एक झटके से अपने बेहद करीब करते हुए सर्द लहजे में कहा। जरवा ने होंठ भींचकर इसके होंठ हलते हुए बहुत करीब से देखे थे, लेकिन वो देखना नहीं चाहती थी इसके चेहरे को, जैसे देखकर वो सब कुछ भूल जाती थी। जाओ यहाँ से, वरना अभी गार्ड को बुला लूंगी। जरवा ने गुस्से से कहा। माई हार्ट, डरता मैं अपने बाप के अलावा किसी से भी नहीं हूँ। जाओ बुला लो इनको भी। देखो जरा तो कैसे हिफाजत करते हैं मेरी बीवी की। इसके तंजिया और तमस्खराना लहजे में जरवा ने होंठ भींचे। मेरा इश्क सिर्फ तुम हो और तुम्हारा इश्क भी मैं ही होना चाहिए माय डियर, वरना मुझे जबरदस्ती तुम्हें खुद से इश्क करवाना होगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ख्याल रखना अब अपना, और आइंदा मुझसे ये लफ्ज़ मत कहना। तुम्हारे मामले में खुद को बहुत कंट्रोल करता हूँ, ये ना हो मैं आपकी दफ़ा वो करूँ जो तुम सह ना सको। वो इसे छोड़ता हुआ जिस खिड़की से आया था वो इसी खिड़की से चला गया था। साकिब छोड़े। जरवा बेजान सी बेड पर गिरी थी। वो क्या करे? मलक मंसूर ने इदरीस साहब से 15 दिन के अंदर अंदर निकाह का कह दिया था, जिसे इदरीस और फरजाना ने मान भी लिया था बिना नादिया का कोई भी एतराज सुने। जरवा सोच सोचकर पागल हो गई थी कि क्या करे। वो कैसे सच्चाई बताए सबको? क्या कोई यकीन करेगा इनके निकाह की सच्चाई पर, जबकि इन दोनों के पास तो निकाह नामा भी नहीं था। बस यही सोच सोचकर इसका सर दर्द से फट रहा था, ऊपर से अजमार का जुनूनी रूप। उफ, मुझे आप ही को बताना होगा। इस फैसले पर वो ठहरी थी कि अब जिले को बताने के अलावा इसके पास कोई और चारा नहीं था। वो अपने न्यू अपार्टमेंट के सोफे पर बैठा हुआ उलझा बिखरा सा था। मलिक मंसूर, अच्छा नहीं किया तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जरवा की नज़रों से गिराना चाहते थे ना, लेकिन तुम्हारी साजिश अब तुम पर ही उल्टूंगा मैंने बस तुम्हारा सर फाड़ा था, ना कि जानलेवा हमला। अजमार सर्द लहजे में बड़बड़ाया था। जरवा, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे लिए मैं अपने सर ऐसे कई कत्ल ले सकता हूँ। आई डोंट केयर फॉर एवरीवन। वो गुस्से से बड़बड़ाया जब फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया था। क्यों आए हैं आप यहाँ, और किसने आपको बताया यहाँ का? अजमान ने हारून को देखकर तीखे लबो लहजे से कहा। अपने भाई तक पहुँचने के लिए मुझे किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। हारून ने इसके करीब आते हुए संजीदगी से कहा। अजमान ने लब भींचे। बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ, मुझसे शेयर करो अजी, जो परेशानी है तुम्हें। हारून ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे लहजे में कहा। भाई, आप जानते हैं मैं अपने मसले खुद सॉल्व करता हूँ। अजमान ने इस बार जरा धीमे लहजे में कहा। उफ, क्यों इतने जिद्दी हो तुम? चाचू तुम्हारे भले के लिए ही कहते हैं। सो नाराजगी अपनी जगह, घर क्यों छोड़ आए थे? ये आप मुझसे कह रहे हैं? अगर मैं ना आता तो आपके प्यारे चाचू अब तक अपना सामान बांध चुके थे। अजमार के तंजिया लहजे पर हारून गहरे सांस लेते हुए मुस्कुराया था। क्या करूं मैं तुम्हारा, मेरे प्यारे भाई? ठीक है, तुम यही रहो जब तक चाचू का गुस्सा कम नहीं होता। हारून के नर्म अंदाज पर अजमार ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा। अब इस घर में तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे आपके चाचू गुस्सा कम हो या ना हो। अजमार ने सोफे पर नीमतराज होते हुए नाक चढ़ाकर कहा था। हारून मुस्कुराया। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मलक मंसूर से? हारून ने इसके साथ बैठते हुए, कोई दुश्मनी नहीं है। कहीं मलक मंसूर जरवा से तो रिलेटेड नहीं है? हारून की आवाज़ पर इसने सपाट नज़रों से हारून को देखा। आप बाज नहीं आएंगे ना? अपनी जासूसी से अजमार ने तंग कर पूछा था। जैसी हरकतें तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हें लगता है कि मैं गाफिल हूँगा? अब शाबाश बताओ, मलक मंसूर को क्यों जान से मारने की कोशिश की? हारून की आवाज़ पर वो तंग कर उठा। भाई सीरियसली, आपको लगता है मैं किसी को जान से मारने की कोशिश करूँगा तो वो जान से बच सकता है? इसका भी इसका नाक और सर फाड़ा था, बस मैंने, वो भी इसकी चरब ज़बानी की वजह से। अजमार ने नाक चढ़ाकर कहा, जिस पर हारून ने तासुब से अपने सबसे खूबसूरत भाई को देखा, जो इंतहाई ढीठ वाक़या हुआ था। सुधर जा मेरे यार, हारून ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर इसने अपनी खूबसूरत नाक चढ़ाया था। हारून तोड़ी पर हाथ का मुक्का बनाए रखे इसे देख रहा था, जो इसे खुद से भी ज़्यादा अजीज था। इसका कोई अपना बहन भाई नहीं था, लेकिन अजमार को वो अपने भाई
ही मानता था। क्या ज़रवा के लिए सीरियस हो? हारून की बात पर इसने होंठ भींचे। पहले कितनी लड़कियों के साथ आप मुझे देख चुके हैं? अजमार के तीखे लबो लहजे में मुस्कुराया था। क्या तो तुम ठीक रहे हो मिर्जान, लेकिन दादी ने इसका रिश्ता एक और जगह पक्का कर दिया है। सुना तो होगा तुमने। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो? हारून की बात पर वो पुर इसरारियत से मुस्कुराया था। थैंक यू फॉर टेलिंग मी नाउ। अजमार के स्पाट अंदाज में हारून ने इसे तासुफ से कहा, चाय बनाकर लाओ, सुबह से चैन से बैठा नहीं हूं मैं। हारून के थके से अंदाज को इसने देखा, फिर उठकर किचन में चला गया। वो 2 ही मिनट में चाय लेकर आया था। अजमार, बाज आ जाओ, मैंने तुम्हें बनाने को कहा था। सॉरी माय ब्रदर, लेकिन आपका भाई ऐसे काम नहीं करता। इसके मुंह बनाकर कहने पर हारून मुस्कुरा कर चाय के घूंट लेने लगा। जिल्ले सब के लिए चाय लेकर आई। जब हारून घर के अंदर इंटर हुआ था, कहाँ है वो हारून? मुबीन ने जल्दी से सोफे से खड़े होते हुए इससे पूछा। चाची, वो ठीक है और परेशान ना हो, आ जाएगा जब इसका गुस्सा ठंडा होगा। हारून ने सोफे पर नवीन के साथ बैठते हुए इन्हें तसल्ली दी। पता नहीं क्या हो गया है दिल को, अपने ही बेटे के खिलाफ हो गए हैं। मुबीन ने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए परेशानी से कहा। जिले ने सबको चाय सर्व की। अरे मुझे नहीं पीनी। तुम्हें कौन सा कोई ढंग का काम आता है? चाय भी एवं सी बनाई होगी। जाओ जैनी, तुम चाय लेकर आओ मेरे लिए बनाकर। मुबीन ने जिले पर गुस्सा उतारा, जबकि जिले के तासरात सख्त थे। वो इन्हें अच्छे से जवाब दे सकती, लेकिन हालात को देखते हुए चुप हो गई थी। जिनिश अच्छा खाला, कहती हुई किचन में चली गई। जिले, ये चाय मुझे दे दो, बहुत तलब थी मुझे। हारून ने जिले के हाथ से चाय का कप लेते हुए इसे आंखों से रिलैक्स रहने को कहा। जिले ने नाक चढ़ाकर मुबीन और इनम को देखकर नवीन के पास बैठी। उफ, जिले क्या चाय बनाई है, वाह यार अमेजिंग। हारून की तारीफ पर सबने चौंक कर इसे देखा, जो चाय के सिप लेता जिले के तरफ मुतवज्जा। सबको हैरत हुई थी कि वो जिले के हर काम में कीड़े निकालता था, कहाँ आज हर गुण पर इसकी तारीफ कर रहा था। इरम और मुबीन तो जल भून गई थी। जिले को हल्की सी मुस्कान से हारून को देखकर हारून इसे कहो, अगर घर आना है तो शराफत से रहना होगा और जीनी से शादी करनी पड़ेगी, तब ही वो इस घर में आ सकता है। घर के अंदर आती ज़रवा वहीं रुक गई थी साकित होकर। वो जिले से मिलने आई थी। चाचू, ये क्या कह रहे हैं आप? हारून ने खड़े होते हुए इनसे पूछा था। यही मेरा अटल फैसला है हारून, और इसमें कोई लचक नहीं है, अदील साहब कहते हुए वापस कमरे में चले गए थे। हारून ने तासुफ से सर झटककर अदील साहब की पुश्त देखी थी। दादी ने भी अदील साहब के फैसले की ताकीद की थी। जेनिश ने मुस्कुराकर मुबीन को चाय का कप पेश किया था। ज़रवा इन्हीं कदमों से वापस पलट गई थी। वो पार्क में बैठी सामने खेलते बच्चों को देख रही थी। आप भी खेले ना हमारे साथ? एक 7 साल के बच्चे ने इसका हाथ पकड़ते हुए मासूमियत से कहा था। ज़रवा मुस्कुराई। नहीं क्यूट बेबी, मुझे नहीं खेलना आता, आप लोग खेलें प्लीज़। ज़रवा ने इसके फूले हुए गाल खींचते हुए कहा, नहीं आप ही हमारे साथ खेलें ना। ज़रवा हल्की सी मुस्कान से इनके साथ चली गई। जब सामने खड़े अजमार को देखकर वहीं ठटकी। अजमार ने इसका हाथ पकड़ा और एक अलग थलग जगह ले आया। क्या बात है, तुम ठीक हो? जो फोन कर अर्जेंट बुलवाया? अजमार ने इसकी चमकती लोगों को देखकर पूछा। ज़रवा ने होंठ भींचकर इसे देखा। वो ये फैसला करके सबकी जिंदगियां बचाना चाहती थी। मैं अगर तुमसे कुछ मांगू तो दोगे तुम मुझे? ज़रवा की बात पर वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था और गौर से देखा। इसने होंठ भींचे। मिसेस ज़रवा, मांगो, जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए, और अगर कुछ ऐसा मांगना चाहती हो जिससे तुम मुझसे अलग हो जाओ तो भूल जाओ तुम्हारी कि मैं तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा। इसकी सर्द आवाज़ पर ज़रवा ने होंठ भींचकर इसे तीखी नज़रों से देखा था। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, वैसे भी मलक मंसूर मैच्योर पर्सन है और मेरी माँ बाप की पसंद भी है और मेरे पेरेंट्स के मेरे लिए पसंद करेंगे। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, वैसे भी मलक मंसूर मैच्योर पर्सन है और मेरे माँ बाप की पसंद भी, और जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए पसंद करेंगे मुझे अपने लिए वही मंजूर होगा। ज़रवा की बात पर इसने खींच कर दरख्त के चौड़े तने से लगाया और फिर इसके सर के पीछे हाथ रखकर अपने करीब किया। ज़रवा ने हैरत से इसे देखा, जो इसे तपश भरी नजरों से देखता होंठ भींचे देख रहा था। ज़रवा, माय हार्ट, अपनी दादी और डैड की पसंद का क्या करोगी? हाँ, इनका फैसला भी तुम्हें मंजूर होना चाहिए। अजमार के तंज पर वो पथराई हुई नजरों से इसे देख रही। तुम्हें कैसे पता? ज़रवा ने बेसाख्ता पूछा। मिसेस, इसी दुनिया में रहता हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो क्या मेरी आंखें अंधी और कान बहरे हैं जो मैं कुछ नहीं सुन सकता? बहुत बार मैंने खुद को कंट्रोल किया है तुम्हारी इन बातों पर। मुझे मेरा वो रूप धारने पर मजबूर मत करो जो तुम सह ना सको माय डियर वाइफी। ज़रवा होंठ भींचे बस इसे गुस्से से घूरते जा रही थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास हमारे निकाह का?
क्या सबूत है तुम्हारे पास हमारे निकाह का? जरवा के कहने पर मुस्कुराया था। मेरे दिल पर तुम्हारा नाम लिख दिया जा चुका है मिसेस जरवा। मुझे लोगों की गवाही की या एक कागज के टुकड़े की कोई परवाह नहीं। अजमार के सख्त लहजे पर वो गुस्से से बुनबुना कर रह गए थे। तुम नहीं मानोगे। अभी ये लफ्ज इसके मुंह में ही थे जब अजमार ने गुस्से से हाथ का मुक्का दरख्त से जोर से दरख्त पर मारा। खुरदरी सतह वाले दरख्त पर मारने से इसके हाथ पर जख्म आए थे। जरवा कांप सी गई थी इसकी शिद्दत देखकर। इसकी आंखों में आंसू बहते लगे थे। तुम क्यों रो रही हो? आंसू पूंछो अपने। मेरे होते तुम्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं। बस ये याद रखना तुम अजमार अदील की अमानत हो। अजमार स्पॉट अंदाज में कहकर आगे बढ़ा ही था जब इसे रुकना पड़ा। मिस्टर अजमार, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा, इंस्पेक्टर नबील ने इससे बहुत रिलैक्स अंदाज में कहा। जरवा ने मुंह पर हाथ रखा। जरवा, मैं रात को तुमसे मिलूंगा, डोंट वरी। मैं पहले भी 3-4 बार जा चुका हूँ जेल। सो रिलैक्स। अजमार ने इसकी परेशान सूरत और आंखों से बहते लगातार आंसू देखकर इसे तसल्ली दी और पुलिस के साथ अपनी मखसूस चाल से चलता हुआ इसकी आंखों से दूर हो गया। जरवा अपने बेंच पर बैठी ऊंचा ऊंचा रोती चली गई। इसे चुप करवाने वाला कोई नहीं था। मुइज ने गार्डन में परेशान सूरत लिए बैठी नवाल के आगे चुटकी बजाई थी। क्या बात है? बहुत परेशान सी हो। मेरे सरकार नजर आते हैं, अल्लाह खैर करे। मुइज ने इसके झूले को आगे की तरफ धक्का देते हुए अपने मखसूस लहजे में पूछा था। कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। सर ना खाओ मेरा। नवाल ने हिलते झूले को रोकते हुए मुंह बनाया था। अरे मेरी जान, अगर अजमार के लिए परेशान हो तो आ जाएगा 1-2 दिन तक। मुइज ने इसके साथ बैठते हुए संजीदगी से कहा। वैसे जाओ, अपनी होने वाली सास से मिल लो, वो भी आई हैं। मुइज ने शरारती नजरों से इसे देखा। उफ, तुम हो ही पागल इंसान। वो मेरी सास नहीं, फुप्पो हैं। सो कंट्रोल रखो अपनी जबान को, वरना खींच कर बांध दूंगी कहीं। नवाल पैर पटककर कहती हुई अंदर जा चुकी थी। मुइज भी मुस्कुराता हुआ इसके पीछे भागा। इसे सताने का मौका वो थोड़ी ना हाथ से जाने देने चाहता था। जिल्ले, ये तुम्हारे लिए। जिल्ले सोफे पर बैठी हुई न्यूज देख रही थी जब इसने इसके आगे मैक्रोनी की प्लेट की। जिले ने हैरत से इसे देखा। ये मेरे लिए तुमने बनाई है? जिले ने सीधे होकर बैठते हुए हैरत से पूछा। ऑफ कोर्स माय लवली फ्रेंड, खाओ और बताओ डॉक्टर हारून के हाथ का जायका कैसा है? हारून ने प्लेट इसके हाथों में थमाई थी। उफ, क्या पता तुमने इसमें जहर मिला दिया हो। जिले ने नाक चढ़ाते हुए कहा। जिले, खानी है या मैं नवाल को दे दूं? इस बार हारून की धमकी काम कर गई थी। इसे घूरते हुए जल्दी से मैक्रोनी खाना शुरू कर चुकी थी। तभी हारून का फोन रिंग हुआ। हारून ने जिले से 1-2 कदम के फासले पर जाते हुए अहमद की कॉल रिसीव की। उफ, क्या? उफ, आ रहा हूँ मैं, ख्याल रखना इसका, मैं बस 10 मिनट में पहुँच गया। जिले ने इसकी परेशान सूरत देखकर हैरत से पूछा। आकर बताता हूँ जिले, तुम आज प्लीज़ नाइट ड्यूटी पर शिफ्ट हो जाना। हारून उजले से कहता हुआ जा चुका था। जिले ने मैक्रोनी खाना तक करके हारून की परेशानी के बारे में सोचने लगी, जो फिर उठकर नीचे जाने के लिए बढ़ी। तुम मर गए थे, जो मेरे भाई को वो ले गए और तुम कुछ नहीं कर सके। हद है यार। हारून ने ड्राइविंग करते हुए अहमद से सख्त लहजे में बाज बरस की। यार मैं क्या करता? मलिक मंसूर कोई छोटा आदमी नहीं तो नहीं है। अजमार के खिलाफ ऊपर से ऑर्डर थे, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन तुम परेशान मत हो, हम जल्दी छुड़वा लेंगे अजमार को। अहमद ने इसे तसल्ली दी। बस तुम चुप ही रहो तो बेहतर है। हारून ने गुस्से से कहते हुए फोन बंद किया। फिर पुलिस स्टेशन में तेज कदमों से आया। अजमार, मेरा भाई कहाँ है? हारून ने इंस्पेक्टर नबील से गुस्से से कहा। जनाब, वो आधा घंटा पहले ही जा चुके हैं यहाँ से। क्या? लेकिन इसकी बेल किसने करवाई? हारून ने हैरत से कहा। मलिक मंसूर ने। इंस्पेक्टर नबील ने लापरवाही से कहा। हारून दांत पीसता हुआ थाने से बाहर आया और फिर गाड़ी को फुल स्पीड में छोड़ते इसके फ्लैट पे आया, जहां वो सोफे पर दराज रेसलिंग देखने में मगन था। हद है, मैं परेशानी में पहले थाने गया, फिर इधर आया और तुम होके बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठे ये फजूल शो देख रहे हो। आपको कहा तो था मत परेशान हुआ करें मेरी वजह से। अजमान ने सर्द लहजे में कहा। तुम ठीक हो? और मलिक मंसूर ने पहले तुम्हें गिरफ्तार करवाया फिर छुड़वा दिया, ये क्या मिस्ट्री है? हाँ, हारून ने इसके पास वाले सोफे पर बैठते हुए तजस्सुस से बोला। भला शेर को कोई कब तक कैद में रख सकता है भाई? बस धमकी दी और आपके सामने। अजमार ने हल्की सी मुस्कान दी। कैसी धमकी? हारून ने आईब्रो झुकाते हुए सवालिया अंदाज में। बस ये एक सीक्रेट है मेरे भाई, अजमार ने मुस्कुराते हुए कहा। संजीदगी से कहा। हारून इसे घूरता हुआ उठा और फिर इसके सर पर प्यार करता हुआ चला गया। इसकी हल्की ग्रीन आंखों में अब सर्दपन छा चुका था। क्या हुआ था जो तुम भागते हुए चले गए थे? जिले, जो किसी मरीज को चेक करती हुई आ रही थी, सामने से हारून को आते देखकर फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा मसला हो गया था। हारून ने इसके गाल पर झूलती हुई लिट को देखकर
मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? जिले ने, बस एक छोटा सा मसला हो गया था। हारून ने इसकी गाल पर जुड़ती लीड को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? जिले ने नाक चढ़ाते हुए इसे कहा, नहीं यार, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। तुम चलोगी मरी मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में? नहीं, मैं नहीं जा सकती, जिले ने मुंह बनाते हुए कहा। और ओके, राबील से कहता हूँ, वो तो चलेगी। हारून ने सर हिलाते हुए कहा, वो कैसे जा सकती है? मैं ही चलूंगी, बस मजाक कर रही थी मैं। इसे तो इधर भी बहुत सारे काम होंगे, जिले ने मुंह बनाते हुए कहा। हारून मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। राबील राबील राबील, बस ये नाम ही रह गया है सुनने को। बड़ा आया, राबील को ले जाता हूँ। वो बड़बड़ाती हुई अपने कैबिन में बढ़ी। अजमान ने हसीब को देखा, जो कह रहा था कि वो कह रहा था कि इसने यूनी के लिए तैयार होते हुए हसीब से कहा। अजमान ने अपना सतवा नाक चढ़ाते हुए कहा, उफ यार, किसी दिन तुम मुझे अब्बू से जूते पड़वाओगे, सीरियसली? हसीब ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर मेरा नाम ना किया तो मुझसे भी पढ़ेंगे। चल आप उठ जा। अजमान, अगर मेरा काम ना किया तो मुझसे भी पढ़ेंगे, उठ अब। अजमान ने भौवें ठीक करते हुए अपने मखसूस ढीठ अंदाज का हसीब मुंह बसोरता हुआ इसके पीछे चला गया। शुक्रिया जरवा, मुझे अपने नोट देने के लिए। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है, सीरियसली। जरवा के क्लास फेलो अरहम ने जरवा की तरफ इसके नोट बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जब चाहिए मुझसे ले लेना। जरवा ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। अजमार अपनी मुठियां बीचे दोनों तक आया। मिस्टर राहिम, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जरवा से कोई हेल्प लेने की, अपना काम खुद करना सीखो। अजमार ने स्पार्ट से अंदाज में राहिम को कहा। जवाबन राहिम मुंह बनाता हुआ जा चुका था। मिसिस हार्ट, दूसरों को खुद इनके काम करने दिया करो तो बेहतर है, तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। पहले ही इतनी कमज़ोर और ऊपर से पढ़ पढ़ कर देखती नहीं हो, थकती भी नहीं हो। अजमान ने नॉर्मल से लहजे में कहा, तो जाएं इसे ढूंढे जो आपको नजर आए। मेरे पास क्या कर रहे हैं? जरवा के तीखे लहजे पर पहली बार इसके होंठ बेसाख्ता मुस्कुराए थे। क्या करूं मैं तुम्हारा? जरवा, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? अजमार के बेबसी से कहने पर वो जो नाक फैलाए खड़ी थी अब इसकी तरफ देखने लगी थी। अजमार, प्रिंसिपल साहिबा बुला रही हैं तुम्हें। प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं तुम्हें अपने रूम में, एक स्टूडेंट ने इसे पैगाम देकर चला गया था। अजमार ने जरवा को देखा। आता हूँ थोड़ी देर तक, तुम क्लास लो तब तक, इसे हिदायत देता वो चला गया था। जरवा ने हसरत से अपनी इसकी चौड़ी पुश्त को देखा, जो इसकी ख्वाहिश थी इसकी पुश्त से सर टिकाकर घंटों बैठी रही, लेकिन इससे आगे इसका दिमाग ब्लैंक हो जाता। सर में दर्द से ठेस सी उठने लगी थी। अजमार, देखो, माना तुम स्टडीज़ में ज़ीरो हो, लेकिन तुम दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव थे, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बर्दाश्त करते रहे। लेकिन तुम्हारे बार बार जेल जाना भी, मलक मंसूर पर जानलेवा हमला करना हमारे कॉलेज की साख मुतासर हो सकती है, इसीलिए तुम्हें ना चाहते हुए सस्पेंड करना होगा। प्रोफेसर की बनावटी लहजे पर वो मुस्कुराया था। इट्स ओके प्रोफेसर जी, समझ सकता हूँ, पैसे आ गए हैं आपके पॉकेट में मुझे यहाँ से निकलवाने की। इट्स ओके। ये क्या बकवास है? तुम्हें लगता है मैं रिश्वत लेकर तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ? अरे मुझे लगता नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है आपने मलक मंसूर से पैसे लिए हैं, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा, ये याद रखिएगा आप। मखसूस सर्द लहजे में कहते हुए वो जा चुका था। पीछे प्रोफेसर यही सोचता रह गया कि इससे कैसे पता चला रिश्वत का। वो सब लड़कियों के बीच में खड़ी हुई कोई होने वाले टेस्ट के बारे में बात कर रही थी जब वो अपने मखसूस मगरूराना चाल चलता इसके पास आया। अपना ख्याल रखना और किसी लड़के से बात करने की जरूरत नहीं, वो इसके सर पर हाथ रखकर कहता हुआ जा चुका था। जरवा को साकित और हैरान छोड़कर इसके साथ खड़ी लड़कियां भी हैरत से मिस्टर अकड़ू को बात करते देखती हैरान सी थी, क्योंकि लड़कियों से बात करना तो दूर इन्हें देखता तक नहीं था। जरवा साकित नजरों से इसकी पूछ देखती आंसू बहुत जब्त से कंट्रोल कर रही थी। हमारी बेटी का निकाह हो चुका है चौधरी अरशद साहब, आपको किसी ने गलत बताया है कि वो गैर शादीशुदा है। तो अहमद साहब, निकाह ही हुआ है ना? कौन सा ब्याह है? हमारे घर राज करेगी आपकी बेटी। जुल्फकार साहब, चौधरी अरशद की बात पर अहमद साहब और जुल्फकार साहब ने बहुत सब से चौधरी अरशद को कहा, माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ इस तरह के बेहुदा काम नहीं होते, आप चाय वगैरह पीजिए और फिर जा सकते हैं। जुल्फकार साहब ने इंतहाई गुस्से से कहा, हम आपकी बेटी का नाम 30 मुरब्बा ज़मीन लिखवा देंगे, आप बस हाँ कर दें। इसके अलावा आप चाहें। चौधरी अरशद ने मूंछों का ताव देते हुए तीखे लहजे में कहा, आप जा सकते हैं चौधरी साहब, हम जायदाद पर बिछ जाने वालों में नहीं है। हमारी बेटी अगर निकाह ना भी हुआ होता तो हम फिर भी आपके बेटे के साथ शादी ना करते। अहमद साहब ने सबसे कहा। चाय लेकर आती इरम ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा।
जिले वाइट सूट पहने, लंबे बालों की ऊंची सी पोनी बनाए, डार्क पिंक लिपस्टिक लगाए, वो बहुत खूबसूरत लग रही। वो तैयार होकर नीचे आई जब इरम इसके सामने आए थे। वो इसे गुस्से भरी नजरों से देखती तंजिया पूछकर, इतना तैयार होकर घर से बाहर जाओगी तो रिश्ते तो आएंगे ही। इरम की बात पर इसने ना समझी से इरम को देखा। मैं समझी नहीं। इरम ने आंखों के पुतले सुकेरते हुए, मतलब ये कि रिश्ता आया था आपका? इरम ने मुंह बनाते हुए तंजिया कहा और गुस्से से सर झटकती हुई आगे चली गई। जिले को हैरान परेशान छोड़कर, मेरा रिश्ता? जिले ने उलझते हुए पूछा। फिर बाइक गार्डन में आई जहां हारून सख्त गुस्से में खड़ा अहमद साहब और जुल्फकार साहब से बात कर रहा था। आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? इसी वक्त अकल ठिकाने लगा देता मैं इन लोगों की जाहिल लोग। हारून सख्त गुस्से से बोल रहा था जब जिले को आते देखकर चुप हो गया। जिले ने इसके सूख चेहरे को देखते हुए पूछा, कुछ नहीं, तुम बैठो गाड़ी में, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। हारून ने गहरा सांस लेते हुए जिले से कहा, फिर अपने बाबा और जुल्फकार को आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा किया। जिले होंग पीछे गाड़ी में बैठी थी। वो दोनों मरी कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। हारून ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसे देखा। जिले, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। हारून ने हल्की सी मुस्कान से इसकी तारीफ की। जो अपन होंग पीछे इसे देखती रही, जो ब्लैक व्हाइट शर्ट पहने, ब्लैक पैंट पहने, ब्लैक ही ग्लासेस लगाए, बहुत हैंडसम लग रहा था। जिले ने इसे देखकर अपना गुस्सा कम किया और फिर बाहर के नज़ारों में की तरफ मतवज्जा हो गई।